भावांजलि बाय अंजलि सिफर के मंच पर मैं अंजलि सिफर एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिवादन करती हूँ और थोड़ी सी देरी के लिए क्षमा चाहती हूँ। कुछ टेक्निकल समस्या में हम घिर गए थे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जो हमसे अभी जुड़े हुए हैं या जुड़ने वाले हैं। आज मेरे साथ एक बेहद खास शख्सियत है, तो सबसे पहले मैं उन्हें अपने साथ स्क्रीन पर लेना चाहूंगी और फिर दूंगी उनका छोटा सा परिचय। तो मेरे साथ स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं डॉक्टर श्याम सखा श्याम जी। ये आप एमबीबीएस हैं, असली वाले डॉक्टर हैं और अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी और हरियाणवी में कुल प्रकाशित पुस्तकों की संख्या 30 से अधिक है। 5 उपन्यास, 7 कहानी संग्रह, 6 कविता संग्रह, 1 दोहा सच से, 3 गजल संग्रह आदि इनके प्रकाशित हो चुके हैं और हिंद पॉकेट बुक्स, नेशनल बुक ट्रस्ट और पेंगुइन पब्लिकेशन, किताब घर आदि से पुस्तकें, रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। और अंग्रेजी में भी एक उपन्यास इनका आ चुका है, स्ट्रॉन्ग वुमेन। क्या बात है। और डॉक्टर श्याम सखा श्याम के नाम को मैंने 2 हिस्सों में विभाजित किया है। पहला हिस्सा डॉक्टर श्याम और दूसरा हिस्सा सखा श्याम। तो दोनों का कुछ कुछ परिचय बीच में है कि डॉक्टर श्याम के परिचय की मैं बीच में बात करूं तो कोरोना द वायरस हेल्थ A to Z बुकलेट की सीरीज इनकी प्रकाशित हो चुकी है और 30 पुस्तकें और पाइपलाइन में हैं जो कोरोना की वजह से फिलहाल स्थगित है। और हरियाणा मासिक पत्रिका, हरियाणा साहित्य अकादमी की मासिक पत्रिका हरिगंधा का 5 वर्ष तक इन्होंने संपादन किया और साहित्यिक त्रैमासिकी मसी कागज का 11 वर्ष तक संपादन किया। अगर सम्मानों की बात करूं तो लंबी फहरिस्त है, लेकिन मैं थोड़े से उसमें से आपको नाम गिनवाना चाहूंगी। लोक साहित्य और लोक कला का सर्वोच्च सम्मान पंडित लक्ष्मी चंद सम्मान हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा सर को मिल चुका है। विभिन्न अकादमियों द्वारा 5 पुस्तकें इनकी हिंदी और पंजाबी में भी मिलाकर और साथ में 10 कहानियां पुरस्कृत हो चुकी हैं। राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न संस्थाओं से अनेक सम्मानों से ये अलंकृत हो चुके हैं। और एक उपन्यास जो है वो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में हिंदी MA फाइनल में शामिल है। BA फर्स्ट ईयर बेंगलुरु विश्वविद्यालय में एक अपवाद उपन्यास शामिल है और इनके रचना क्रम पर 1 PhD और 4 MPhil के शोध कार्य संपन्न हो चुके हैं। जी, मैंने बहुत कोशिश की आपके सामने संक्षिप्ततम परिचय कि मैं आपके सामने रखूं। एक इनकी कहानी पर गंध जिसका टाइटल था, उस पर एक फिल्म भी बन चुकी है जिसका टाइटल था पोजेसिव ऑब्सेशन, जो कि अमेजॉन प्राइम वीडियो पर दुनिया भर में रिलीज हो चुकी है। बहुत सी और बातें हैं। और जैसे मैं बात कर रही थी डॉक्टर श्याम सखा की, तो पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हरियाणा के। आज पहले तो मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। मैं अनम्यूट कर दूं, शायद म्यूट है आपका माइक। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे छोटे घर भावांजलि के मंच पर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत। और मैंने जैसे बात की कि डॉक्टर श्याम से हम बात करेंगे कुछ कोरोना के बारे में और सखा श्याम से हम बात करेंगे कुछ गजलों के बारे में। तो विचार कर रही थी कि मैं किस हिस्से को पहले लूं, तो मुझे ये लगा कि डॉक्टर श्याम से आज के समय में, आज का जो दौर है, जिस मुश्किल दौर से हम सभी फिजिकली और मेंटली गुजर रहे हैं, तो ऐसे में मैं डॉक्टर श्याम को डेफिनेटली पहले इनवाइट करना चाहूंगी। और लेकिन उससे पहले आपके परिचय में मैं पढ़ रही थी कि आपकी जो जन्म तिथि है, बहुत से बच्चों की जो जन्म तिथि किसी घटना की वजह से 1 अप्रैल जो है वो फिक्स हो गई किसी तरह से। तो क्या उस घटना का जिक्र करना चाहेंगे आप कि कैसे हुआ? डेफिनेटली। पहले तो मैं एक बात बतला दूं कि संपत सरल ने एक व्यंग लिखा है कि भाई प्रधानमंत्री जी ने MA पास किया है तो 10वीं पास भी किया होगा। तो इसी तरह अंजलि जी ने जो मेरा बताया MBBS किया है, तो मैंने चेस्ट की स्पेशलाइजेशन भी की है, तो सिर्फ MBBS नहीं किया है मैंने। सिर्फ ये मैं बताना चाहता हूँ इन्हें क्योंकि लोगों को तो बहुत बहुत माफी
मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सुनने वालों को लगेगा कि थोड़ा सा अनपढ़ है, इसलिए बताया मैंने, और कोई बात नहीं थी कि भाई मेरी चेस्ट में था। ये बात ऐसे हुई कि मैं पहली से और तीसरी कक्षा तक गांव में पढ़ा, तो वहां हमारी पाठशाला में जो अध्यापक थे वो 3 साल हमारे, एक ही अध्यापक थे जो तब प्राइमरी 4 की होती थी, 5 की नहीं होती, 4 कक्षाओं को पढ़ाते थे। तो उन्होंने 3 साल वो हमारे गांव में रहे, तो 3 साल में जितने बच्चे पैदा होकर स्कूल गए सबकी जन्म तिथि उन्होंने 1 अप्रैल लिखी। तो जब वो हमें पता लगा बाद में तो यानी उनमें से एक ब्रिगेडियर है, एक ये जो सर्जिकल स्ट्राइक इससे पहले जितनी हुई, वो लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा है मेरे जूनियर, गुड़गांव में ही रहते हैं, उनकी भी 1 अप्रैल है। एक मेरा दोस्त है महासिंह, वो ब्रिगेडियर है, और भी कई डॉक्टर हैं, सबकी जो है 1 अप्रैल जो हम 3 साल पढ़े थे। तो हमने गुरुजी से पूछा फिर जाकर, जब वो रिटायर हो गए थे और हमें भी 1 अप्रैल का पता, तब तो हमें नहीं पता था कि 1 अप्रैल भी कोई चीज होती है। वो कहने लगे बेटा मैंने तो उस जमाने, अच्छा फिर क्या है कि मेरा तो 2 साल छोटा भी लिख दिया क्योंकि मेरा कद छोटा था, और जो मेरे से छोटे थे जिनका कद लंबा था उनको बड़ा भी लिख दिया उन्होंने। इस तरीके से हुआ। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो सिर्फ इसलिए लिखा कि रिटायर हो गए तो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से तुम्हें पेंशन वेंशन ठीक मिल जाएगी, दैट वाज हिज लेकिन ये है कि मुझे अब अच्छा लगता है, और वो इतने अच्छे अध्यापक थे। आप ये देखिए कि जो लड़का मैले कपड़े पहन के आ जाता, हमारी पाठशाला में एक कुई थी, तो उसमें कपड़े उसके निकलवा के धो के और टांग देते थे। और उस जमाने में गांव में, यानी कि आप ये सोचिए कि 1952 के आसपास की बात है, तो कोई अंडरवियर भी नहीं पहनते थे। तो आप देख सकते हैं कि कैसे बैठते होंगे हम लोग। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं पढ़ा लिखा परिवार से था, तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मेरे अनेक दोस्तों के साथ हुआ कि वो बेचारे हाथ से ढक के बैठे रहे और जा भी नहीं सकते थे। लेकिन आप ये देखिए कि उनकी सेवा भाव देखिए, इसलिए बच्चे डरते थे, अपनी माओ से कहते थे अगर धुले हुए कपड़े नहीं है तो हम नहीं जाएंगे। एक साबुन रखा हुआ था डिटॉल, गुरुजी ने खुद भी बड़े सफेद कुर्ता पजामा, गांधीवादी थे, टोपी पहनते थे, रंग तो उनका बहुत पक्का था अबनूस जैसा, लेकिन बहुत सुंदर व्यक्ति थे, बहुत ही सुंदर व्यक्ति थे। आज भी मैं उनको प्रणाम करता हूँ कि भाई उन्होंने हमें अच्छी शिक्षा दी। जी, आपके गुरुजी को हम भी प्रणाम करते हैं। और सबसे पहले तो मैं खामियाजा भी भुगतना पड़ा कि मेडिकल कॉलेज में मुझे चिढ़ाने के लिए मेरे दोस्त केक लेकर आ जाते थे 1 अप्रैल को, और सारी लड़कियों को भी बता देते थे कि अप्रैल फूल है ये भी होता था। तो मुझे लगता है आप सभी 140 बच्चों को डेफिनेटली किसी 1 अप्रैल को मिलना चाहिए और अपना ये अप्रैल फूल वाला बर्थडे सेलिब्रेशन जरूर करना चाहिए। देखिए पता नहीं बातचीत को सर मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले, हाँ जी बोलिए। सबसे पहले तो मैं एक बार माफी मांगना चाहूंगी कि मैंने MBBS के साथ ही लिखी थी डिग्री FCGP। मैंने सिर्फ श्रोताओं के लिए नहीं, वो मुझे थोड़ा सा समझ लें। जी, दरअसल हुआ क्या, मैं एम्फसाइज करना चाह रही थी, ज्यादातर जब हम कवियों से, राइटर्स से, शायरों से मिलते हैं तो हमारी PhD वाली डॉक्टर डिग्री होती है। तो मैं दरअसल एम्फसाइज करना चाह रही थी MBBS पर कि भाई ये हमारे साथ असली वाले डॉक्टर मौजूद हैं, तो उसके साथ वाली स्लिप हो गई। तो बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर श्याम, और जैसा मैंने पहले भी कहा कि मैं पहले सिर्फ डॉक्टर श्याम से बात करूंगी, सखा श्याम की तरफ हम चलेंगे थोड़ी देर रुककर। बहुत ही मुश्किल ये वक्त चल रहा है, और मैं डॉक्टर साहब के बारे में एक बात बताना चाहती हूँ कि निस्वार्थ भाव से जहां हमें किसी से बात करने में 1 मिनट का समय भी निकालना आज के समय में मुश्किल हो जाता है, सर ने अपना फोन नंबर जो है अपनी फेसबुक पर दे रखा है कि सुबह 8, और टाइमिंग भी देखिए, कोई बिल्कुल दिल खोलकर सर ने उसमें वक्त दिया है, सुबह 8 से लेकर रात के 8 बजे तक कभी भी कोई भी जो कोरोना से रिलेटेड आप प्रश्न कर सकते हैं, आप उस समस्या से जूझ रहे हैं तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सर का व्हाट्सएप नंबर भी है। तो सर ये कैसे ख्याल आपके दिमाग में आया? ये बहुत ही बेहतरीन मानव सेवा है। असल में इंडिया नेट के डॉक्टर संजीव कुमार हैं, शायद आप जानती हो उन्हें। उन्होंने मेरी वो पुस्तक छापी। सबसे पहले तो ये कोरोना पर मैं अपने ज्ञान के लिए
अपने मित्र श्री अजय शुक्ल हैं, जो पहले हिंदुस्तान के एडिटर थे, बाद में अब वो ईटीवी नेटवर्क के चीफ हैं। उन्होंने मुझे, मैं यूएस में था अपने बच्चों के पास, तो उन्होंने फोन किया मुझे कि डॉक्टर साहब इस पर लिखिए। अब ये नई बीमारी थी, इसके लिए मैंने अपने मेडिकल जर्नल्स की मेंबरशिप ली 3 की, क्योंकि भाई नए शोध आएंगे उनको पढ़ना पड़ेगा। और मैं वहीं से 15 महीने इस पर लिखता रहा। लगभग 60 मेरे आर्टिकल इस पर छपे और अभी भी छप रहे हैं। आज भी मैंने जैसे आपको भेजा है छपा है। तो उसके बाद क्या हुआ कि कुछ और लोगों ने देखे, तो अब ये 4 पेपर्स में लगातार छपते हैं। जब भी मैं उनको भेजता हूँ, हफ्ते में 2-3 बार मैं भेजता हूँ, तो उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो जैसे इंडिया नेट वालों को पता लगा, उन्होंने कहा हम पुस्तक छाप देते हैं। पुस्तक छापी तो देखिए गड़बड़ क्या हुई कि वो खुद बीमार हो गए बेचारे कोरोना से। उनकी वाइफ होगी, उनका पूरा परिवार हो गया। देन ही आस्क्ड मी फॉर द हेल्प। तो मैंने उनको जो मेरा डॉक्टरी ज्ञान था उसके हिसाब से उन्हें दवाएं और उनके बारे में बात की। उसके बाद एक दिन, अब वो अमेरिका चले गए, उनके बच्चे वहां हैं, तो वहां से उनका फोन आया कि डॉक्टर साहब मेरे कुछ मित्र हैं, मैं तो घर पर रहकर ठीक हो गया ईश्वर कृपा से, आपके आशीर्वाद से, तो अब मैं उनको नंबर दे दूं? मैं जी दे दो। वो कहने लगे मेरा एक ग्रुप है उस पर शेयर कर दूं। मैंने कहा जी कर दो, कोई बात नहीं। तो टाइमिंग उन्होंने पूछा। मैंने कहा भाई टाइम मैं 5 बजे उठ जाता हूँ, रात को 9 बजे सोता हूँ, तो 8 से 8 दे दें, बीच में हुआ तो मैं कर लूंगा। तो उसके नेक्स्ट डे मुझे लगा कि भाई ये तो थोड़े से आदमी है और पता नहीं कितने दुखी होंगे। तो नेक्स्ट डे ही मैंने फेसबुक पर डाल दिया। और ये देखिए कि ये ईश्वर की कृपा है कि मेरे पास आसाम से लेकर उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, गुजरात तक के, जब से मैंने फेसबुक पे डाला आज लगभग 20 दिन हुए हैं, 700 से ऊपर केसेज आ चुके हैं। और ईश्वर की कृपा से सारे ठीक हुए, उनको जो भी कुछ मैंने बताया। तो ये सारा, और जहां तक इस बात की बात है, ये तो अब की बात है। मैंने बाहर में जॉब करता था विदेश में, वहां से मेरे पिता ने बुला लिया, मैं सबसे छोटा था, कि भाई तुम सब बाहर जा रहे हो तो जमीन बेच के जाओ। मेरे फादर की 70 एकड़ जमीन थी, वो अध्यापक थे वैसे। तो मैं आ गया और वहाँ रोहतक के पास एक दोहाना छोटा सा शहर है, शहर का कस्बा, तब तो 6000 की आबादी थी। वहाँ मैं प्रैक्टिस के लिए बैठ गया। मेरे पास सिर्फ स्टेथो था, बीपी ऑपरेटर्स भी मैं मेडिकल कॉलेज से उठा के लाया था, भाई तुम्हारा वापस कर दूंगा जाऊंगा तो। लेकिन 1 साल के भीतर मैं, वो जमीन नहीं बिकी, मैं बिक गया। मैंने सोच लिया कि मैं वापस नहीं जाऊंगा। और 1 साल बाद मैंने वहां नर्सिंग होम खोला। तो जिस दिन नर्सिंग होम खोला, शाम को पिताजी रुके हुए थे, मैंने उनके पांव दबा रहा था, तो उन्होंने कहा बेटा तूने खोल तो लिया इस पिछड़े इलाके में, बट रिमेंबर वन थिंग, अगर कोई व्यक्ति इसलिए चला गया कि उसकी जेब में पैसे नहीं थे तो मेरी आत्मा दुख पाएगी। मेरे पिता काशी जी के पढ़े हुए संस्कृत के विद्वान थे, पहले अध्यापक रहे, फिर लेक्चरर रहे। तो उन्होंने ये कहा। उसके कुछ साल बाद मेरी माँ ने एक दिन कहा कि बेटा तेरे घर में तो रोटी खाने का धर्म नहीं है। मेरी माँ भी पढ़ी लिखी थी, यानी कि 1940s की जेबीटी पास थी, जॉब नहीं की थी उन्होंने जी। तो मैंने उनसे पूछा भाई मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया कि मेरे घर में रोटी खाने का धर्म नहीं? कहती तू तो दुखों के पैसे लेता है। मैंने कहा फिर मेरे को डॉक्टर क्यों बनाया था? तो मैं रोटी कहाँ से खाऊंगा? वो कहते भाई 23 एकड़ जमीन आती है तेरे हिस्से, लोग 3-3 एकड़ वाले भी खाते हैं, तेरे से नहीं मिलेगी रोटी। तो ये उनका प्रभाव है कि मैंने कभी गरीबों से पैसे नहीं लिए। कुछ और भी चीजें थी, जैसे विडो से नहीं लिए, बूढ़े से नहीं लिए, अपंग से नहीं लिए, पहले दिन से ही। और एक मेरे टीचर थे मेडिकल कॉलेज के, जो चेस्ट के थे, डॉक्टर परमार सर, उनको भी प्रणाम करता हूँ, अब तो नहीं है। उन्होंने भी सेवा भाव सिखाया। वो रात को 2 बजे भी आते थे ऑपरेशन के बाद, ये देखने के मरीज ठीक है कि नहीं। बुजुर्ग थे, 3 मंजिल चढ़ के आते थे। तो दिस इज बिकॉज ऑफ देम, these 3 people, my father, mother and the teacher. क्या बात है सर, बहुत नमन करती हूँ मैं, न सिर्फ अपनी ओर से बल्कि जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबकी ओर से मैं सर झुकाकर आपके माताजी, पिताजी को और आपके गुरु जी को प्रणाम करती हूँ कि आज आप हमारे सामने हैं। जब हम किसी से बात करेंगे तो हम इस फहरिस्त में चौथा नाम और जोड़ेंगे कि हम डॉक्टर श्याम सखा को जानते हैं, जो इस सेवा भाव के साथ लोगों से जुड़े हुए हैं।
जी बिल्कुल। और मैं कुछ नाम लेना चाहूंगी सर। अजायब सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हाँ हैं, जी। स्वागत है आपका। मुनीचा नारायण जी, महेंद्र अग्रवाल जी, अलका अरोड़ा जी जुड़ी हैं, अमिताभ शर्मा जी जुड़े हैं, विजय जी जुड़े हैं, और महक जबलपुरी, दीनदयाल बड़ोदिया जी जुड़े हैं, ए वर्मा जी जुड़े हैं, विनोद कुमार जैन जी, अनिल कुमार शर्मा जी। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आज समय की थोड़ी सी बचत करूंगी क्योंकि हमें बहुत सी बातें करनी है। सर बहुत मुश्किल ये समय है, बार बार मेरी जबान पर ये शब्द तो आ ही रहे हैं, और जो सुनने वाले भी अगर कोई अपना प्रश्न रखना चाहें तो रखें। मैं शुरुआत करती हूँ कुछ, एक तो मैं एज ए लेमैन बिल्कुल बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसके बारे में जितना हम भुगत रहे हैं एक आम इंसान के तौर पर उतना ही मालूम है जितना हम सबको जी। मालूम है। तो मैं शुरुआत करना चाहूंगी कि पहले स्टीरॉइड्स को लेकर बहुत सी भ्रांतियां हैं, मैंने आपके एक लेख में पढ़ा था, तो हम थोड़ी थोड़ी बात सभी चीजों की करते चलें, इसके बारे में आप बताएं। ऐसे है अंजलि जी, 2 मिनट मैं और लूंगा आपके, क्योंकि मैं डॉक्टर जी बनना नहीं चाहता था। मुझे कहा गया मेरे बड़े भाई द्वारा जो एयरफोर्स में थे, और फिर मेरे पिता ने, तो मैं तो फिल्मों में फोटोग्राफर बनना चाहता था और मैं जी लिखने लग गया था 7वीं क्लास से। तो मैं दो क्या मिनट में बात। आपको 2 मुक्तक सुनाऊंगा, उसके बाद मैं कोरोना पर आऊंगा, क्योंकि मैंने लिखना पहले शुरू किया, फोटोग्राफी पहले शुरू की। मेरे 2 स्टूडेंट डॉक्टर फिल्में बनाते काबिल हैं और बने। बहुत बड़े फोटोग्राफर हैं फिल्मों में। अशोक क्या बहल बात है, है। जिसने शाहरुख खान की भी बहुत सारी पिक्चरें फिल्म यानी वाह। फोटोग्राफी की। मेरी पिक्चर की भी तो सर फोटोग्राफी उसी ने की है। फिर अगर आप हमें सखा श्याम से पहले मिलवा ही रहे हैं तो ये भी बताइएगा कि ये नाम आपने बहुत ही प्यारा, बहुत ही एक सुंदर सा नाम चुना है, ये कैसे चुना गया वो भी बताइएगा। ये ऐसे हुआ कि मैंने लगभग 30 कहानियां लिख चुका था मैं, और जी 100 गजलें और कविताएं बहुत सारी, आधा उपन्यास एक लिखा हुआ था, लेकिन मैंने कभी किसी पत्रिका में भेजा नहीं छपने। तो अरे अचानक मेरे शहर में एक मेरे मित्र थे, बहुत छोटी उम्र के, आते थे मेरे से मिलने, सरदार जख्मी थे उनका नाम। तो उसका विवाह था, तो उसने कहा डॉक्टर साहब मेरे घर में तो रुकने की जगह नहीं और यहाँ भी नहीं, तो एक मेरे कुछ मेहमान आएंगे, आप उन्हें रोक लें। तो उनमें प्रेम गोरखी पंजाबी के एडिटर थे ट्रिब्यून के, उसको क्या उसने बात है। बता दिया जख्मी ने कि भाई डॉक्टर साहब लिखते हैं। वो मेरी 4 कहानियां ले गई जबरदस्ती, और वो ट्रिब्यून में वाह। छपी, वो बना। और एक मेरी जो कहानी थी वो गंध थी, लेकिन उन्होंने त्रिया चरित्र के नाम से छापी। लेकिन मैंने उसको कह गंध दिया भाई जिसका मेरा हिंदी में मूवी भी बनी है। तो वो गुल बकावली मैंने अपना नाम लिखा, क्योंकि मध्य प्रदेश में घूमा था, वहां एक जंगली फूल होता है, उसका नाम गुल बकावली होता है। तो वो मेरी कहानियां छपी गुल अच्छा। बकावली के नाम से, और एड्रेस भी नहीं मैंने देने दिया। तो विजय सहगल जी ने प्रेम गोरखी से मेरा नंबर लिया, वो वहां के एडिटर थे, और उन्होंने मुझे फोन किया, कहता आपकी उम्र कितनी है? मैंने बता दी। कहते मैं आपसे बड़ा हूं, तो मैं आपके नाम से छाप। मैंने कहा सर इसमें एक श्याम और जोड़ दीजिए। तो इस तरीके से वो श्याम सखा से श्याम सखा श्याम हो गया। तो ये विजय सहगल जी को गुल जाता उस दिन। बकावली से। हाँ जी। तो इस गुल तरीके से, बकावली नहीं से तो शाम सखा श्याम। हाँ, अदरवाइज तो मैं गुल बकावली था। और उन्होंने ये कहा भी हमारे पास इतने खत आए हैं इन कहानियों पर, मैं चाहता हूं कि आपको लिखें। और वाकई बहुत खत आए मेरे पास, हजारों खत आए मेरी रचनाओं पर, 400 मैंने संभाल के भी रखे हुए। और बड़े बड़े राइटर्स क्या क्या है, बात यानी है। श्रीनिवास शुक्ल जी के हैं, रामदर्श मिश्र जी के 8 कहानियों पर मेरे पास खत है। ये जो चित्रा मुदगिल जी के हैं, नरेंद्र कोहली के हैं, वाह। बहुत सारे लोगों के, और बहुत सारे पाठकों के भी हैं। एक लेखक, एक मेरे क्या बात। उसका मरीज का भी है, क्योंकि मैं बैठा बैठा मरीज देखते हुए भी लिखता था। छोटा सा कार्ड है, उसने लिखा डॉक्टर साहब आपकी कहानियां गजलें हमें बहुत पसंद आती है, पर प्लीज हमारे टाइम में मत लिखिए। कहीं मैं लिख रहा हूँ वो आया होगा और मैं अपना नाम नहीं दे रहा हूँ, आप नाराज हो जाएंगे। तो ये बात थी। तो मैं 2 मुक्तक सुना के कोरोना पे आता हूँ, क्योंकि वो ज्यादा अच्छी बात है। तो मैं न मजहब लिखता स्वागत। हूँ न जात लिखता हूँ, मैं न मजहब लिखता हूँ न वाह। जात लिखता हूँ, दिल में आ जाए बस वही बात लिखता हूँ। मैं वही न बात। मजहब लिखता हूँ न जात लिखता हूँ, दिल में आ जाए बस वही बात लिखता हूँ। और मुझसे आज भी कुछ और उम्मीद मत रखना, मैं तो दिन को दिन और क्या रात को बात। रात लिखता हूँ।
अरे वाह, दिन को दिन। वाह। एक और मुक्तक है कि जितने थे दिन उतनी राम ने रात बनाई, जितने थे वाह, दिन उतनी राम ने रात बनाई, पर लोगों ने तो बिना बात के बात बनाई। क्या बात है जितने थे वाकई। दिन उतनी राम ने रात बनाई, पर लोगों ने तो बिना बात के बात बनाई। एक जैसा माँ का दिल और एक जैसी माँ की कोख, एक जी, जैसा माँ का दिल और एक जैसी माँ की कोख, फिर क्यों हमने इतनी सारी जात बनाई। जितने थे दिन उतनी क्या राम ने बात रात। है। चलिए एक और सुना देता हूँ मुक्तक जो अभी नया लिखा है। स्वागत सर। दिन उसके, दिन उसके रात उसकी, क्या दिन बात। उसके रात उसकी, आसमां उसका कायनात उसकी, वाह, और मदर बिल्कुल। डे पर क्या गिफ्ट दूं मैं उसको, मेरी हर सांस की सौगात उसकी। क्या कहने। धन्यवाद। क्या कहने, चलिए बहुत सुंदर सर। और कुछ लोग आपको नमन पहुंचा रहे हैं, पहले मैं अपना वो दायित्व निभा दूं। सुदर्शन रत्नाकर जी आपको नमस्कार कह रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। और नमस्कार, वो विनोद तो कुमार, पुरानी मित्र हैं। जी विनोद कुमार नमस्कार जैन रत्नाकर। कह रहे हैं कि सर आई एम रियली थैंकफुल फॉर योर हेल्प एंड सपोर्ट। और मेहर जबलपुरी जी कह रहे हैं कि आपके माता पिता जी को भी मेरा नमन पहुंचे। शमी शर्मा जी जुड़े हैं। शोभा स्वप्निल खंडेलवाल जी हमारे साथ हैं। विजय कुमार चोपड़ा जी अंबाला कैंट से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत ही बेहतरीन ये राइटर हैं हमारे अंबाला के। मधुमन मैम हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत ही बेहतरीन गजलकारा हैं। अमृता कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं, और ए वर्मा जी, और बाकी सब लोग लगातार जुड़े हुए हैं। तो बहुत ही प्यारे आपने मुक्तक सुनाए, एक बहुत ही अच्छा संदेश, क्या कहूँ, बहुत बेहतरीन। तो अब हम चलते हैं, कुछ बातें कोरोना की करके सर हम लौटेंगे आपने आपकी पूछा गजलों की ओर। स्टीरॉयड के बारे में, मैं पहले स्टीरॉयड की बता दूं, उसके बाद एक कोरोना का साइनॉप्सिस दूंगा मैं आपको, जिससे जी बहुत सारे लोगों की बहुत सारी वो क्लियर हो जाएंगी। तो ठीक। स्टीरॉयड और जो एस्प्रिन है, जैसे डिस्प्रिन होती है, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट ड्रग्स हैं हमारी इंडस्ट्री की। और स्टीरॉयड के बारे में इन खिलाड़ियों की वजह से जो इस तरीके से हुआ, वो इनको खाम खाम बदनाम किया गया। स्टीरॉयड आर जी वेरी गुड थिंग्स। उसी तरह है कि जैसे आपके पास बंदूक है, उसको कैसे यूज करते हैं, या एटम बम को कैसे यूज करते हैं, सिर्फ इतनी सी बात जी है। अदरवाइज स्टीरॉयड जो है वो लाइफ सेविंग ड्रग्स में आते हैं। और एक और बात मैं बता दूं, बाद में डिटेल में बताऊंगा, कि वायरल डिजीज में अगर कोई दवा कारगर है तो वो स्टीरॉयड है। सिर्फ बात ये है कि वो कब देनी है और कितनी देनी है, ये डॉक्टर डिसाइड कितनी करता हुई। है हर मरीज को देखकर। जी ये नहीं है ठीक। कि आप ये सोच मेरे से सुन लें और खाने लग जाएं, वो नुकसान भी कर सकती हैं आपने गलत टाइम पर या गलत डोज ले ली। तो ये तो स्टीरॉयड की बात, इस पर मैं डिटेल में भी बताऊंगा। अभी मैं आपको जी एक कोरोना का साइनॉप्सिस दे देता हूँ। जी सर। कोरोना जो है ये पहला कोरोना वायरस नहीं है। इससे पहले अल्फा और बीटा नाम के और सार्स और मर्स नाम के, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और जो दूसरा है एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सीवियर, ये पहले भी आ चुके हैं और उस वक्त भी एपिडेमिक हुई थी इनके जमाने में। तो ये इस कोरोना भी पहले नहीं है, ये सिर्फ इतना फैला कि जिसकी वजह से ये ज्यादा फेमस हो गया। वो सब जगह नहीं फैले थे, 5-7 कंट्री में, क्योंकि एपिडेमिक होती है जो एक कंट्री में बहुत जगह फैल जाए, पैंडेमिक होती है जो बहुत सारी कंट्रीज में फैल जाए। तो वो भी एक पैंडेमिक साथ थी, है। लेकिन 5-7 कंट्रियों में थी, सारे दुनिया में नहीं थी। सारी दुनिया में तो अब तक 4, अभी पिछले 400 साल में 4 ही आई हैं। 1720 में जो आई थी प्लेग, 1820 में हैजा, 1918 में स्पेनिश फ्लू, और ये 2019 में कोरोना। तो कोरोना वायरस जो है वो जिस तरह जुकाम का वायरस होता है वैसा ही है, लेकिन इसमें चमगादड़ और एक मैंगलियो नाम का एक जानवर होता है, उसके स्पाइक्स जुड़ जाने से ये मारक हो गया है। जी और वो चमगादड़ में क्यों नहीं असर करता? क्योंकि उसके शरीर में बहुत गर्मी होती है, वो जिस तरीके से उड़ता है तो बहुत ज्यादा, इसलिए चमगादड़ को कुछ नहीं कर पाता वो। तो ये कोरोना वायरस जो है, जो अभी नया आया, इसको हम कोविड-19 भी कहते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये 2 तरीके का होता है, एक हल्का होता है और एक सीवियर होता है।
लेकिन हल्के का मतलब ये नहीं कि वो डेंजरस नहीं है। हल्के का मतलब सिम्टम ही हल्के होते हैं उसमें, जैसे किसी की गंध चली जाती है, किसी का स्वाद चला जाता है, किसी को थकान हो जाती है। हम सीवियर उसको मानते हैं जिसमें बुखार हो और सूखी खांसी। ये जो चीजें होती हैं ये सबसे यानी कि खतरनाक उसमें मानते हैं, जिसमें हम सीवियर मानते हैं। और भी होते हैं जो उनमें भी इफेक्ट ऐसे ही हो सकते हैं जैसे इसमें है, लेकिन लगभग 80% लोगों में, उनमें जिनमें वो जो माइल्ड सिम्टम होते हैं इतने ज्यादा खतरनाक नहीं होते, हालांकि वो भी 3-4 महीने तक दुखी रह सकते हैं। दूसरा इसका हम क्या करते हैं कि कोरोना के 3 फेज होते हैं। फर्स्ट फेज होता है नेजोफेरेंजियल, नाक और गले में जब आता है उसको हम इन्फेक्टिव फेज कहते हैं, क्योंकि नाक और गले में एक एस इनहिबिटर्स टाइप के, ACE2 टाइप जिसको हम बोलते हैं, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, वो रिसेप्टर्स होते हैं, उन पर ये कब्जा कर लेता है और उनमें ही ये मल्टीप्लाई करता है। कोरोना जो है पहले 5 दिन ही मल्टीप्लाई करता है, उसके बाद ये जवान हो जाता है, अटैक तो करता है लेकिन मल्टीप्लाई नहीं करता। और 10 से 14 दिन में चाहे आदमी वेंटिलेटर पर है 2 महीने 4 महीने, वायरस नहीं होता उसमें, रेयरेस्ट ऑफ रेयर लोगों में होता है, यानी कि क्या हुआ 1000 में 1 आध में रह गया, अदरवाइज नहीं होता। तो ये जो है, तो पहले 5 दिन अगर किसी को खांसी और बुखार है और वो आम दवाई लेने से, जैसे पैरासीटामोल ली, और वो ठीक हो जाते हैं, तो ये समझिए कि 50% लड़ाई उस व्यक्ति ने जीत ली, यानी बुखार नहीं रहता 6 डे और खांसी नहीं रहती। लेकिन जिसको बुखार भी रहता है और खांसी भी रहती है, उसको बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। 6th डे इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रीटिंग कोरोना। 6ठे दिन, चाहे वो माइल्ड है चाहे सीवियर है, हम कुछ टेस्ट कराते हैं, क्योंकि जो 6 से और 12वें दिन का होता है उसको हम पल्मोनरी फेज कहते हैं, जब फेफड़ों में ये जाता है। हम इसको पल्मोनरी फेज क्यों कहते हैं? जाता तो और जगह भी है, लेकिन गले से सीधा पहले फेफड़ों में जाता है, उसके बाद और कहीं भी जा सकता है, तो उसको हम पल्मोनरी फेज कहते हैं। उसके 2 पार्ट हैं, हम सोचते हैं, जो मैंने किया है कि 2A और 2B, यानी 6 से 8वें 9वें दिन जी, और 8वें 9वें दिन से 12वें दिन। तो 6th डे क्या होता है कि आपको कुछ टेस्ट कराने होते हैं, जो हम डॉक्टरों को ये बताते हैं कि कोरोना का कोर्स क्या होगा, किधर जाएगा, ये ठीक होने की तरफ जाएगा या खराब होने की तरफ जाएगा। वो टेस्ट हैं, एक तो CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, दूसरा CRP, तीसरा D डाइमर, और एक चौथा जो अगर हम देखते हैं बहुत सीवियर है, IL-6 टेस्ट होता है। लेकिन उसको कई लोगों ने अखबार में पढ़ दिया, फेसबुक पर पढ़ दिया, पहले करवा लेते हैं और पहले वो नॉर्मल आ जाता है और वो निश्चिंत हो जाते हैं। तो ऐसा मत करें। ये टेस्ट 6 दिन बाद 6th डे या 7th 8th डे करवाने चाहिए, उससे पहले कतई ना करवाएं, क्योंकि वो नॉर्मल आ जाएंगे। उस बीच में भी एक आध के ज्यादा आ जाते हैं, लेकिन अगर वो नॉर्मल आ गए तो आप निश्चिंत हो गए। इसी तरह CT स्कैन है, CT स्कैन भी 6 दिन बाद ही करवाना होता है, और डॉक्टर की, क्योंकि कई बार हम उसको 8वें दिन कहते हैं, कई बार 6th डे कहते हैं। एक और चीज है कि वो जो RT-PCR है उसमें एक वैल्यू होती है जिसको CT वैल्यू ही बोलते हैं। उसमें लोग ये सोचते हैं कि भाई इसमें 28 आ गई, तो सिर्फ वो उल्टा है, यानी वो सिर्फ ये बताता है कि कितने वायरस घुसे हैं, वो कोई सिवियरिटी या माइल्ड नहीं बताता है। 35 को हम ये मानते हैं, जिसका 35 यानी छानते हैं हम उसको, 35 बार छानने पर वायरस मिलता है, तो इसका मतलब वो डेंजरस नहीं है। 2 बार छानने पर मिल गया तो वो डेंजरस है। CT वैल्यू जितनी कम होगी उतने ज्यादा वायरस आएंगे। लेकिन उसके बाद भी ये जरूरी नहीं कि जिसकी CT वैल्यू 2 आई हो उसको माइल्ड हो, और जिसकी 30 आई हो उसको ज्यादा, क्योंकि वो शरीर की अपनी इम्यूनिटी पर निर्भर करता है, सिर्फ इस बात पर नहीं है कि कितने वायरस गए। तो इस बात से भी ना निश्चिंत हो ना दुखी हो, वो बराबर है, वो आपके शरीर पर लड़ता शरीर है, हम सिर्फ उसको हेल्प करते हैं। तो 6th डे के बाद ही
जब हम देखते हैं कि इन जो टेस्ट हैं इनमें कुछ गड़बड़ आ गई है, तब हम स्टेरॉइड शुरू करते हैं, तब हम ब्लड थिनर शुरू करते हैं। डी डाइमर अगर ज्यादा आ गया तो इसका मतलब ब्लड वेसल और हार्ट तक पहुंच गया है, तो हमें जरूर, क्योंकि उसमें क्लॉट हो जाते हैं और क्लॉट से ही निमोनिया होता है, ब्लड क्लॉट, और वो बड़ा खतरनाक होता है। तो उस दिन जो है हम वो शुरू करते हैं स्टेरॉइड्स को, और फिर उसकी सीवियरिटी के हिसाब से भी कैसा बिहेव कर रहा है उसको कम करते हैं। एकदम से स्टेरॉइड बंद नहीं होते। मान लिया आज मैं जनरल उसके लिए कह रहा हूं कि मैं आज 8 ग्राम दे रहा हूं और वो ठीक हो जाता है तो मैं पहले 4 ग्राम करूंगा 5 दिन के लिए, फिर 2 ग्राम करूंगा, फिर 1 करूंगा, और 1 के बाद कुछ दिन अल्टरनेट डेज पे करूंगा, तब बंद करूंगा, वरना उसके दोबारा होने। लेकिन 5 दिन से पहले अगर स्टेरॉइड ले लिया तो वायरस बढ़ जाएंगे आपके शरीर में, ये भी बात है। तो कभी भी 5 दिन तक स्टेरॉइड को हाथ ना लगाएं, व्हाट्सएप या फेसबुक से या कहीं से सुन के, ये बहुत डेंजरस होता है। अब मैं पल्मोनरी फेज की बात बतला रहा था कि उसमें 2A और 2B, 8वें दिन क्या होता है, या तो आदमी रिकवरी की तरफ चल पड़ता है या वो खतरे की तरफ चल पड़ता है। उस वक्त जो है, ये 6th डे से, वैसे तो पहले दिन से ही पल्स ऑक्सीमीटर देख, लेकिन पल्स ऑक्सीमीटर भी आजकल बहुत नकली आ रहे हैं। तो उसके लिए सीधी सी बात है कि आप पहले एक लंबा सांस लीजिए और छोड़ दीजिए उसको, उसके बाद दोबारा लंबा सांस लीजिए और रोक लीजिए। अगर आप 40 सेकंड से ज्यादा रोक रहे हैं तो आपकी ऑक्सीजन लेवल ठीक है, यानी सेकंड देखते रहिए और उसके साथ ऑक्सीमीटर भी देखिए, सिर्फ इस पर निर्भर मत रहिए। ये मैंने इसलिए बताया कि आपको ये पता लग जाएगा कि ऑक्सीमीटर मेरा ठीक है कि नहीं है, और कोई इसमें वो नहीं है कि भाई आप उसको छोड़ के और ये करना शुरू कर दें। तो ये बहुत जरूरी है कि उस वक्त आप ऑक्सीमीटर देखें, या इस तरीके से देखें। अगर कभी नहीं मिलता या खराब मिल जाता है तो ये बहुत जरूरी चीज है कि 6th डे से 12th डे तक बहुत ध्यान रखा जाए, और संभव हो तो पहले से पता करके रखें कि भाई ऑक्सीजन मिल सकती है क्या। क्योंकि मेरे जो है सारे पेशेंट सिर्फ एक को छोड़कर घर में ही ठीक हो गए, जिनमें से लगभग 700 मरीजों में से 8 या 9 को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी जो घर में ली हुई। एक पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल गया। तो एक बात जरूर मैं कहूंगा कि भाई वो जिसको भी कोरोना हो जाए, कम से कम आसपास ये जरूर देख ले कि कहीं ऑक्सीजन मिल जाए। ऑक्सीजन के बारे में एक और बात बता दूं कि जो वेल्डिंग की ऑक्सीजन और हमारी ऑक्सीजन एक होती है, क्योंकि जब मैंने गोहाना किया, छोटी जगह थी, वो हमारे छोटे सिलेंडर होते हैं, तो उसको भरवाने में बड़ी दिक्कत होती थी, दिल्ली से भरते थे। तो मैं फैक्ट्री में गया, वहां जाके देखा कि वो एक ही जगह से भर रहे थे उसके, जबकि वेल्डिंग के सिलेंडर तो गोहाना में भी बहुत आते थे। फिर मैंने एक उसका कंट्रैक्टर बनाया, उससे मैं भरता था, वो सिलेंडर किराए पर ले लेता था उनको वो देकर, क्योंकि मैं वहां देख कर आया कि भाई ये सेम चीज है, कुछ गड़बड़ नहीं है इसमें, सिर्फ नाम से उससे हमारे पैसे भी ज्यादा लेते थे। तो मैंने पूरे 50 साल जो नर्सिंग होम चलाया, उसमें मैंने उसी वेल्डिंग वाली ऑक्सीजन से ही ऑक्सीजन दी है सबको। तो कोई खतरे, वो आपको कहीं ना कहीं कोई वेल्डिंग वाला मिल जाएगा, वो एक सिक्योरिटी लेते हैं और किराया लेते हैं महीने का, तो मिल जाए तो वो ले लीजिए। लेकिन ये जरूर रखिए कि चाहे कोई ऐसा हॉस्पिटल हो या कोई ऐसी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो किसी के पास, वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब ऑक्सीजन गिरती है ना तो कुछ मिनटों में ही गिर जाती है। उस वक्त ऑक्सीजन की बहुत जरूरत होती है। तो 8वें दिन फिर क्या होता है कि 8वें दिन या तो व्यक्ति ठीक होने की तरफ चल पड़ता है या खराब होने की तरफ। तो इस ड्यूरेशन में अगर उसको ऑक्सीजन घर पर ही मिल जाती है और उसने ठीक से स्टेरॉइड लिए हैं, बाकी दवाइयां तो हम देते हैं, जैसे एंटीबायोटिक क्यों देते हैं, क्योंकि हाइजीन की कमी है कि कमजोर हो गए हैं फेफड़े, उनके ऊपर बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए, वो सिर्फ बचाव के लिए, उनका कोई रोल नहीं है जब तक निमोनिया हो नहीं जाता। तो ये एजिथ्रोसिन या जो भी कुछ दी जाती है वो इसकी कोई। इसी तरह जो रेमडेसिविर है या और वो ड्रग्स हैं, पहले तो शोध में ये आया कि वो किसी यूज की नहीं है। ये दोनों दवाई फेबिफ्लू और रेमडेसिविर ये बर्ड फ्लू के लिए बनी थी, और जब बर्ड फ्लू के ऊपर शोध की गई तो पाया गया ये किसी काम की नहीं। तो उसके बाद अब इन्होंने इसको इसमें प्रमोट कर दिया।
ये तो 3-4 साल बाद पता लगेगा कि इसमें कुछ काम की है या नहीं है। लेकिन अब वो कह रहे हैं कुछ, यानी सैकड़ों शोध में सिर्फ 1-2 शोध में आया है काम करती है, और वो काम भी अगर पहले 3-4 दिन में दे दी जाए तो। ये एडमिट होने के बाद जो भागे फिरते हैं लोग और ब्लैक में खरीदते हैं, उसका कोई फायदा नहीं। मेरे भी 2 पेशेंट ऐसे थे जो पहले हॉस्पिटल चले गए थे, उन्होंने बात की, सर ये, मैंने कहा इसकी जरूरत नहीं, आप ये स्टेरॉइड मैंने बताया, इसके इंजेक्शन लगाओ और ईश्वर की कृपा से वो ठीक हो। एक तो आपके गुड़गांव में ही लेडी है, 60 साल की, डायबिटिक है, सब कुछ है, और वो ठीक होगी। हॉस्पिटल में थी, मैंने कहा नहीं मिलती, आप ये लगाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं, उन्होंने लगवा ली, वहां के घर में है वो। तो बेसिक चीज क्या है कि ऑक्सीजन का पता जरूर रखिए, क्योंकि इसमें हमने ये भी देखा है, जब मैं यूएस में थे, मेरे कई क्लास फेलो हैं कि उन्होंने, यंग आदमी आया, उसमें इमरजेंसी में टेस्ट किया, उसको कहा भाई एडमिट हो जाओ, वो नहीं हुए, जब पहली लहर थी, और वो उसको ऑक्सीजन लगाने लगे, इतनी देर में मर गया। तो बेसिकली ऑक्सीजन की बहुत जरूरत है कि उसका ध्यान रखिए। इसमें सबसे ज्यादा गड़बड़ उसी पर होती है। अगर ऑक्सीजन आपको मिल जाती है, घर पर है, भागने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि डायबिटीज में और हाइपरटेंशन में इसमें खतरा होता है। यही नहीं, ये जो सेकंड वायरस आया है, इसमें तो क्या हुआ है कि जो जिन लोगों की फैमिली में डायबिटीज थी और उनको नहीं थी, उनको भी डायबिटीज एकदम से जैसे फवारा छूटता है, इस तरीके से हुई है, यानी कि बहुत ज्यादा 500-600 तक उनका ब्लड शुगर आ गया अचानक। तो अब तो मैं जो है हर व्यक्ति को जो मेरे पास आता है 6 डे उसकी ब्लड शुगर भी करवाता हूँ, कुछ भी लेता हूँ हिस्ट्री में। तो ये बहुत जरूरी है कि उसका ध्यान रखा जाए। अब आता है 12वें दिन। 12वें दिन मैंने बताया या ठीक होना शुरू हो जाता है, तो उसके हम स्टेरॉइड आहिस्ता आहिस्ता कम करना शुरू कर देते हैं। अगर वो बिगड़ता है तो कई बार हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है। लेकिन सारी दुनिया में ही जब तक ये सेकंड नहीं आया था, तब तक 2% से कम डेथ थी। इसमें थोड़ी सी ज्यादा बताई जा रही है, एग्जैक्ट डेटा अभी किसी को मालूम नहीं है। तो वैसे भी तकरीबन हर डिजीज में 1% डेथ तो होती है, कोई भी हो उसमें इस तरीके की होती। तो उसमें सबसे बड़ी जरूरत है कि बचाव ही रखें, और बचाव में मास्क से भी बड़ा है दूरी, जो 6 फुट की दूरी जी। क्योंकि मास्क जो है, और मास्क जो लगाएं बाहर अगर जाते हैं, तो पहले तो सर्जिकल मास्क 3 लेयर वाली लगाएं, उसके ऊपर कपड़े वाली लगाएं, उसके बिना कोई वो नहीं। मास्क का जो बेसिक वो है कि किसी को अगर कोरोना है तो वो लगाता है तो दूसरे को कम देता है। बचाव करती है वो तब जब दोनों ने लगाया, वरना बड़ी खतरनाक, आंखों से चली जाती है। क्या बात। तो ये तो, अब आप जो सवाल पूछे उससे पहले मैं एक और बता देता हूं कि लिफ्ट जो है वो सबसे खतरनाक जगह है कोरोना पाने की। तो जहां तक संभव हो लिफ्ट में ना जाएं। लिफ्ट में अगर जाना मजबूरी है तो कोशिश करें कि पहले उसमें स्प्रे कर दें फिर घुसें। वो भी नहीं कर सकते तो अपने आंख भी बंद रखें, क्योंकि आंख से भी चला जाता है। मुंह भी बंद रखें। तीसरा, जो गाड़ी है आपकी बाहर खड़ी है, बाजार गए हैं कुछ खरीदने, तो आके उसका जो हैंडल है दरवाजे का, उसको जरूर सैनिटाइज करें। क्या पता कौन खांस के चला गया उसके ऊपर या कौन हाथ लगा गया। तो ये सिनॉप्सिस दी है मैंने। अब आप पूछिए जो सवाल पूछिए। सर, आपने इतनी सारी बातें एक साथ शेयर कर दी, बहुत सी कुछ एक जानकारी मैंने पहली बार सुनी जो आपने डायबिटीज से रिलेटेड दी, क्योंकि मैं खुद भी डायबिटिक हूँ। तो कुछ भी डायबिटिक से जुड़ी बात होती है तो मेरे घर वाले भी मुझसे करते हैं, लेकिन ये बात मैंने आज पहली बार आपसे सुनी है। बहुत शुक्रिया आपका सारी जानकारी शेयर करने के लिए। और एक आम आदमी की तरह मैं जो समझी हूँ आपकी बातचीत से, उसका सार एक तो ये निकल कर आता है कि डॉक्टर पर विश्वास रखें। अगर स्टीरॉइड्स की भी सर ने बात की कि अपने आप आपने नहीं लेना है, लेकिन अगर इसे उचित मात्रा में और उचित तरीके से, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, दिए जाएं तो इनका नुकसान नहीं फायदा होता है। तो मैं इन सब बातों से यही समझी हूँ कि अपने आप को जब आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो सौंप दें। उसके बाद अपना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान या फेसबुक यूनिवर्सिटी का ज्ञान जो है वो हम ना लगाएं, और
ट्रस्ट करें अपने डॉक्टर को। सर सही समझी हूं मैं? बिल्कुल। और दूसरी चीज ये जो सर ने ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह की बात की, उनका भी नटशेल में अगर मैं एक लफ्ज इस्तेमाल करूं तो पैनिक ना हो, किसी भी बात को लेकर के पैनिक ना क्रिएट करें। तो सर ये मैं चाहूंगी आप एक बार आप अपनी भाषा में सबको बोलें कि पैनिक ना क्रिएट करें, तो उनको मुझे लगता है ज्यादा आप घबराएं नहीं, घर में इलाज संभव है। और यानी कि मैंने बताया 99.9% लोगों का इलाज घर में संभव है। जी। मेरे ऐसे पेशेंट हैं जिनको पार्किंसोनिज्म थी, हाइपरटेंशन था, डायबिटीज थी, जो 70 साल के थे और जिनके निमोनिया भी हुआ, ईश्वर की कृपा से वो भी ठीक हो गए घर में रह के। हाँ, उन्होंने ऑक्सीजन जरूर रखी। और तीसरी बात मुझे जो समझ में आई कि जो हम बहुत लाइटली, खास तौर पर सेकेंड वेव को हम जो लाइटली लेना शुरू हो गए हैं, मैं भी शायद उनमें शामिल हूँ, और वो हमें नहीं करना है। अगर अभी भी बाहर कम से कम निकले, जरूरत ना हो तो ना निकले। मैं भी आज के बाद से मुझे लगता है शायद अपनी वॉक जो है वो बंद करने वाली हूँ सर की बात सुनकर। ऐसा फ्रीक हूँ, आई एम 75 और मेरा लगभग 45 साल से वही वजन है। मैं 10 किलोमीटर से कम कभी सैर नहीं की, लेकिन मैं 1 महीने से बाहर नहीं गया। मेड को भी हमने हटा दिया है, हम दोनों मियाँ बीवी काम करते हैं घर में। तो ये बहुत जरूरी है बच के रहना, क्योंकि ये जो सेकंड वेव है, मैं आपको एक और बता दूं कि जो हमारा अनुभव है वो पिछली हिस्ट्री से आता है। तो 1918 में जो स्पेनिश फ्लू आया था, उसमें भी सेकंड वेव बहुत डेंजरस थी, सबसे ज्यादा डेथ उसी में हुई थी। और फिर थर्ड वेव आई, उसमें हुई, लेकिन वो सेकंड से कम थी, फर्स्ट से वो भी ज्यादा थी। तो इसलिए थोड़ा सा और ध्यान रखें कि मान लिया अभी कुछ दिन ठीक, क्या है कि अब बहुत सारे लोग शहरों में डर के बैठ गए, इसलिए शहरों में कम होने लगा, गांव में ज्यादा हो रहा है। मैंने खुद मेरे गांव में मरीज हैं, उनसे पता किया। तो ये मत सोचे कि तीसरी नहीं आएगी, तो तीसरी भी आएगी। वही तीनों चीजें, हाथ को धोना, और हाथ धोने के लिए स्पेशल है कि 20 सेकंड तक आप लगाएं और ऐसे भी धोएं। ये नहीं है कि बस ऐसे कर लिया आपने, लाइक दिस, ये। और बताता हूं आपको कि अगर आप बाजार जाते हैं खरीदारी के लिए, तो प्लीज आकर सारे कपड़े धोने डाल दीजिए और आकर नहाइए, बहुत जरूरी चीज है। ये मत सोचिए कि उन कपड़ों को आपने अलमारी में डाल दिया या सूखने या धूप में डाल दिया। उसको बाकायदा डिटर्जेंट से धोइए, जूते बाहर निकालिए, क्योंकि जूतों में भी मिला है वायरस। बहुत ध्यान रखिए इस बात का। इसी तरह जो सामान खरीदते हैं, हम क्या करते हैं मैं बताता हूं। एसी में पूछा है किसी ने, उनका बता दूं मैं पहले, शोभा स्वप्नल जी ने। एसी में रहने से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चिल मत कीजिए, 29-30 पर रखिए। इतनी गर्मी है, बिना एसी, अगर आपके पास एसी है, रहना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है कि एसी में नहीं रह सकते आप, 28, 29, 30 रखिए। सिर्फ ये बात है कि उस कमरे में और कोई ना हो अगर कोरोना हो गया है। उसका सिर्फ ये हो सकता है कि दूसरे को हो सकता है कि वायरल लोड बढ़ जाए। एसी हम अस्पताल या ऑफिस में मना करते हैं कि कोई व्यक्ति जिसको नहीं पता और उसको हो तो वो हो जाएगा। एसी में मरीज का रहने से कोई नुकसान नहीं होता है। कभी ये सोचें कि भाई हमने गर्मी में वो और दुखी हो जाए, ऐसी बात नहीं है। सीधी सी बात ये है। तो दूसरा मैं बता रहा था कि सामान जो लेके आते हैं आप, चाहे दूध है या कुछ है, उसको भी डिटर्जेंट से साफ करिए। 20 सेकंड के लिए उसको रख दीजिए लगा के, 1 मिनट तक उसको पानी से धोइए। ऐसे नहीं है कि आपने वो दूध के उसको ऐसे ही फाड़ के हाथ लगा लिया और आंख लग जाएगा। इसी तरह जो आप मंगाते हैं कोई भी चीज, उसको कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा बल्क में ले आए और उसको 5-6 दिन रखी रहे वो बंद, और उसके बाद हटाएं। उसके बाद भी उसको यानी कि स्प्रे कर दें। ऐसी चीज है जैसे घिया, तोरी जैसी चीजों को तो आप धो भी सकते हैं डिटर्जेंट से, कोई दिक्कत नहीं। भिंडी को, एक आध चीज है गोभी वगैरह, उसको नहीं धो सकते, टमाटर धो सकते हैं। तो उसके बिना मत कीजिए, क्योंकि पता नहीं किसने उस पर, मान लिया सब्जी वाले को नहीं है, कोई ग्राहक ही खास गया है, तो दैट कैन। सर मुझे लगता है आपकी सारी बातें हम मान रहे थे, लेकिन फर्स्ट वेव में, सेकेंड वेव में मुझे लगता है कि यही बातें अब दोहराने की जरूरत है। तो बिल्कुल ये रिवीजन समझ लीजिए कि आप जिन बातों को भूल गए थे, वी वर डूइंग इट इन द फर्स्ट वेव, हम डरे हुए थे,
लेकिन अब शायद हमारा डर क्योंकि कम, पता नहीं क्यों कम हो गया है, लेकिन हम थोड़े से लापरवाह हो तो गए। मुझे जो आपको मैंने बताया कि कनाडा टीवी पर मैं हर वीक आता हूँ, तो उन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा था, सर लॉकडाउन के बारे में आपका क्या विचार है? तो लॉकडाउन की जो सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें इन्वॉल्वमेंट किसकी होनी चाहिए थी? सबसे पहले तो डॉक्टर की। डॉक्टर के बाद जो फाइनेंस वाला है, जो ये बताता भी ऑक्सीजन सिलेंडर या और दवा कहां से होंगी, वो फाइनेंस अरेंज करता। फिर एडमिनिस्ट्रेटर और चौथा मैनेजर। उसके बाद जो आता है वो लीडर्स की बात आती है कि लीडर्स इन सबको कोऑर्डिनेट करते। जी। तो अगर इस तरीके से मैंने बताया कि 400 साल का इतिहास हमारे पास है, लेकिन सिर्फ हम ही नहीं, किसी देश ने कुछ नहीं सीखा इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। अगर ये सीखा होता तो कंटेंट हो सकता था। यानी शुरुआत में अगर सारे देश, देखिए WHO को कुछ लोग वो देते हैं, लेकिन मैं तो उनका सारा वो पढ़ता रहा हूं। उन्होंने नवंबर में इसको मेडिकल इमरजेंसी डिक्लेयर कर, क्योंकि वो खुद नहीं कर सकते, सब देशों के नुमाइंदे होते हैं वहां। तो उन्होंने कहा भी इसको पेंडेमिक डिक्लेयर कर दें, क्योंकि कई कंट्रीज में देखे गए थे, फ्रांस में देखा गया था, इटली में देखा गया था, वो नहीं माने कि पैनिक हो जाएगा। तो उससे पहले की होती है जिसको हम मेडिकल इमरजेंसी कहते हैं, वो डिक्लेयर की। अगर उस वक्त सारे देश सिर्फ जो इंटरनेशनल फ्लायर्स थे उनकी टेस्टिंग शुरू कर देते, उनको ही क्वारंटीन कर देते, तो हम बच सकते थे। लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि किसी भी आदमी, किसी भी देश ने इन 400 साल में कोई प्लान ऐसा तैयार नहीं किया कि हम किसी महामारी से बच सकें। और बिल गेट ने तो आज से 7 साल पहले कह दिया था कि आएगी। उसका बहुत अच्छा लेक्चर था, सारे देशों के हेड को उसने भेजा था, बट नोबडी सेड। तो इसमें अब खुद को ही बचाव करना है। तो अभी देखिए वो जो था 26 महीने तो बड़ा एक्यूट चला था, जो 1918 का स्पेनिश फ्लू, तो 26 महीने तो मानकर चलिए। पर मेरे अनुसार ये और ज्यादा चल सकता है। क्यों चल सकता है? कि अब कम्युनिकेशन ज्यादा हो गया, ट्रांसपोर्ट ज्यादा होगी, तब नहीं थे, तब नहीं थी। अगर उस समय में 26 महीने चला तो आजकल के समय में हम सोच सकते हैं। जी बिल्कुल। हाँ, अब ज्यादा भी चल सकता है। सर दो लोगों से हमको सेम प्रश्न एक आ रहा है कि नेगेटिव रिपोर्ट के बाद हम कोविड का टीका कब लगवा सकते हैं? अंजना वर्मा जी पूछ रही है। कम से कम 3 महीने बाद। जी, और सेम शानू वर्धान जी भी पूछ रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका, कि व्हेन शुड गेट वैक्सीन आफ्टर रिकवर्ड फ्रॉम कोविड-19। तो आपके सवाल का जवाब मुझे लगता है मिल गया होगा। और इस बार इस बीच में कुछ लोगों का स्वागत भी कर दूं। सूरज प्रकाश जी मुंबई से जुड़े हैं, आपका स्वागत है। और नमस्कार सूरज भाई। मोहन बेगोवाल जी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है। शोभा स्वप्निल खंडेलवाल जी हमारे साथ हैं। मधु सिंह जी जुड़े हैं। तो ये कुछ नए नाम हैं जो मैं ले रही हूँ, बाकी लोग लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर एक ही प्रश्न आया है कि क्या दोनों वैक्सीन अगर हो गई तो हम सुरक्षित हैं? नहीं, देखिए अभी तो IMA की रिपोर्ट आई जिसमें कुछ डॉक्टरों को हुआ और जिसमें 3% की डेथ भी हुई। ऐसे ही अमेरिका से रिपोर्ट आई, वहां की जो फाइजर की, जिसको बेस्ट माना जाता है, उसके लगने के बाद भी कोरोना भी हुआ और डेथ भी हुई। तो ये मत सोच के चलिए कि क्योंकि जितनी जल्दबाजी में तैयार हुई है, जरूरी भी था कि जल्दबाजी की जाए। इसका आकलन होने में कम से कम 3 साल लगेंगे कि कितनी इफेक्टिव है। अभी हमें मानकर चलना चाहिए कि कुछ तो इफेक्टिव हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप 100% बच सकते हैं। हो सकता है आपको कुछ सीरियस कम हो, लेकिन इसका आकलन होने में भी कम से कम 3 साल लगेंगे, क्योंकि अभी तो सिर्फ कहा जा रहा है, यानी एक हाइपोथेसिस है, अभी फैक्चुअल नहीं हुआ। हमारी साइंस में क्या होता है कि फैक्चुअल होता है, डाटा से देखा जाता है कि क्या चीजें। तो अभी तो 2 लगने के बाद भी आप मास्क भी लगाएं, हाथ भी धोएं, दूरी भी रखें, जरूर रखें, मेरा तो ये कहना है। जी बहुत शुक्रिया सर। तो मुझे उम्मीद है सब हमारे साथ लोग सुन रहे होंगे कि पहले तो वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं। इस बारे में कुछ आप अपने दिमाग को डिबेट मत करने दें कि इसने ये कहा उसने वो कहा, डिबेट की तरफ जाएं ही नहीं, वैक्सीनेशन लगवाएं जरूर। और उसके बावजूद
प्रिकॉशंस पूरी रखें। एक और प्रश्न है सर कि पहली वैक्सीन के बाद पहले बात हो रही थी कि 56 दिन का हमें गैप चाहिए, एक कोविशील्ड है तो 56 दिन का गैप चाहिए, या कोवैक्सीन है तो अलग दिन का गैप चाहिए, और अब नया डेटा आ रहा है कि 3 महीने का गैप चाहिए। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज है लोग कि अचानक कैसे ये गैप इंक्रीज हो गया। तो आप क्या कहते हैं कि दूसरी डोज में कितना गैप है? ऐसे है नहीं, इसमें हम कर क्या सकते हैं, वो तो जो तो मेरा हाथ लग गया, सॉरी जी कोई बात नहीं सर, मैं इसको चालू करता हूं दोबारा। जी इप्सा नारंग जी जुड़ी हैं हमारे साथ, बहुत स्वागत है आपका। मधुमती सिंह जी और सभी लोग जो लगातार जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और बस यही है कि जो सर ने बताया, पैनिक ना करें, घबराएं नहीं। मुश्किल वक्त तो है, देखिएगा कि यकीनन शायद सर हमारे साथ दूसरी आईडी से जुड़ने की कोशिश में है। मैं कोशिश करती हूँ कि हम जुड़ नहीं रहा सर, बात करके वापस आ जाऊँ तो शायद जुड़ सकूं। आ गया जी मैं एक आईडी से आपको रिमूव कर देती हूँ। जी हाँ जी, ये आवाज बड़ी अजीब आ रही है। कोरोना पता है, ये कुछ कोरोना की साजिश है। उसे लग रहा है कि मेरे खिलाफ ये तो सब लोग अवेयर हो जाएंगे और फिर मैं क्या करूंगा, इसलिए कोरोना ये कुछ साजिश चाह रहा है। उसको भी तो बचाव चाहिए ना। अगर मैं आपको म्यूट कर रही हूँ तो वॉइस ठीक हो रही है। मैं कर रहा हूँ। अब देखिए नहीं सर, वॉइस में थोड़ी दिक्कत आ रही है। आप एक बार सर बैक जाके वापस आ जाइए, तब तक मैं कुछ कमेंट्स पढ़ देती हूँ और फिर मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ। आप एक बार वापस जाकर आ जाइए फिर से। ठीक। तो बहुत ही बेहतरीन, आप देख पा रहे हैं कि डिस्कशन हमारी चल रही है और कितने सहज तरीके से सर हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। जो लोग सभी जुड़े हुए, मैं बहुत आभार आप सबका व्यक्त करती हूँ। और शुरू का जो सर का लेक्चर था वो तो मुझे लगता है कि दोबारा सुनना पड़ेगा कि और ज्यादा उसे ठीक से आत्मसात करने के लिए। मधुमती सिंह जी का प्रश्न मधुमोहिल जी का आ रहा है कि 12 अप्रैल को फर्स्ट डोज ली, दूसरी कल होनी थी, तो वो लगवानी चाहिए या नहीं। जी हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं मोहिल जी। तो उम्मीद करती हूँ सर जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़ जाएं। तो जी कोरोना की साजिश ज्यादा देर हम नहीं चलने देंगे। जी सर, वही प्रश्न मोहिल जी पूछ रही हैं कि 12 अप्रैल को पहली डोज ली, 24 मई को दूसरी ड्यू थी, तो क्या लगवानी चाहिए या नहीं। वही 60 दिन का गैप, मेरी भी अभी सेकंड डोज ड्यू है, तो अब पता चल रहा है कि 60 दिन का गैप होना चाहिए। देखिए ये तो सरकार की नीति है, वो जो कहेगी अब ये 60 दिन का गैप है तो हम कैसे लगवाएंगे, मिलेगी कहाँ। देखिए वैक्सीन का क्या होता है, वैक्सीन का क्या होता है कि हम जब पहली डोज लगाते हैं तो हमें कुछ एंटीबॉडीज बनती है, और मान लिया हमने आज लगवाई और 1 महीने बाद चेक किया और उसमें 8 एंटीबॉडीज हैं, यानी एक लेवल मान लेते हैं, या 10 का अगर टोटल माने तो और मान लेते हैं कि 2 हुआ है, तो उसी वक्त अगर लगाई जाए तो वो बढ़ जाती है जितनी ऑप्टिमम लेवल है। उसके बाद अगर लगाएंगे और मान लिया वो 2 से कम होगी, 1 रह गई, तो वो उतनी ही बढ़ेगी, या और कम होगी तो और भी कम होगी। तो लेकिन इसका जो है वो वैक्सीन बनाने वाले ही बताते हैं कि इतने दिन बाद ठीक रहेगा, उसके बारे में हम डॉक्टर नहीं बता सकते कि क्या है। इन्होंने, अमृता जी ने लिखा है कि 2 डोज ली, फिर भी ये भी हो रहा है, इसीलिए मैंने बताया कि भाई ध्यान रखिए, बचाव पहली चीज। कहते हैं ना इलाज से परहेज बेहतर है, तो वही बात है। बिल्कुल, प्रिवेंशन इज बेटर देन। सर हमारे अमिताभ भाई भी अभी कोरोना पॉजिटिव होकर हटे हैं। लंग इन्फेक्शन कम होने में कितना टाइम लगता है। देखिए लंग इन्फेक्शन 2 तरीके का होता है, एक तो कोरोना का जिसमें ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस होती है, ये कोई इसमें नया नहीं हुआ है, इससे पहले भी हम इसे वॉकिंग निमोनिया कहते थे,
और क्योंकि डेंजरस नहीं होता था, पता भी नहीं लगता था। वो होता क्या था कि किसी और वजह से हम उसका सीटी स्कैन या करते थे तो पता लग जाता था। तो इसमें जो है पूरी तरह ठीक होने में 1 महीने से लेके 6 महीने लग सकते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि सीआरपी वैल्यू कितनी है, डी डाइमर कितनी है, IL-6 कितनी है, तो बहुत बार हम दवा भी नहीं देते वो सीटी स्कैन में होने के बाद भी, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो निशान फिर भी रह सकते हैं, कई बार तो कई साल तक रह जाते हैं। सर इन्होंने अपनी 3 वैल्यूज दी हैं, सीटी वैल्यू 22, सेकंड सीटी वैल्यू 19 और लास्ट में लिखा है कि माय स्कोर इज 19। देखिए सीटी वैल्यू का मैं पहले बता चुका हूं, ये सुन लेंगे दोबारा से। इसमें सीटी वैल्यू का कोई महत्व नहीं होता, वो सिर्फ ये बताता है कि कोरोना हुआ है और बार बार करवाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, वैल्यू की कोई फर्क नहीं है, आपकी वैल्यू थोड़ी या ज्यादा कितनी ही हो, आपकी बॉडी बताती है कि सीवियर होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों मैं तो एक एज अ नॉर्मल आम इंसान जैसे जिसको अभी कोई समझ नहीं है, सिर्फ कोरोना को देख रहा है, झेल रहा है, भुगत रहा है, उस लिहाज से मैं सिर्फ 2-3 बातें जो समझ पाई और आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी वो यही है कि प्रिकॉशन रखिए, प्रिवेंशन रखिए और देखिए अगर हो भी जाता है तो वी आर नो एक्सेप्शन ना। इसी दुनिया में जब दूसरे व्यक्तियों को हो रहा है तो हमने भी कोई बॉन्ड तो साइन कराया नहीं है, हमें भी हो सकता है, तो तैयार रहिए और उसको जूझने के लिए भी तैयार रहें। हमारे बीच में बहुत से कोरोना वॉरियर्स मौजूद हैं, उनसे प्रेरणा लें और मुश्किल वक्त है, निकल जाएगा, निकालना तो है ही। इसी तरह से मिलते मिलाते बातचीत करते हुए पॉजिटिव रहे मेंटली और नेगेटिव रहे फिजिकली, यही चाहती हूँ मैं। और मुझे लगता है कि अब हम चलें कुछ और बातों की तरफ। काफी जानकारी आपको डायरेक्ट फ्रॉम सच अ लर्नेड पर्सन, 50 वर्षों का सर का मेडिकल एक्सपीरियंस है, हम सर से बहुत सौभाग्यशाली हैं जो डायरेक्ट हम बात कर पा रहे हैं। एक और बात मैं करना चाहूंगी कि सर ने अपनी एक पोस्ट, देखिए एक कवि जब डॉक्टर होता है या एक डॉक्टर जब कवि होता है तो किस तरह 2 चीजों का मिश्रण होता है। तो एक सर की पोस्ट थी कि 1 सांस ऑक्सीजन की कीमत। तो मैं वही बात उठाना चाहूंगी कि 1 सांस ऑक्सीजन की कीमत तुम क्या जानो मानव बाबू। कोई मुझे दर्शकों में से बताएगा कि सर ने 75 साल, सर ने बताया उनकी उम्र है, कितने पेड़ लगाए होंगे? मुझे कमेंट कीजिए, फिर मैं बढ़ती हूँ। कितने पेड़ लगाए होंगे? मुझे कोई एक भी कमेंट कीजिए, जितना आप नंबर मैक्सिमम सोच सकते हैं प्रैक्टिकली। ओके, तो या आपने कितने पेड़ लगाया वो बताइएगा। मुझे तो हाल ही में बहुत बहुत ज्यादा शौक हुआ है बागबानी का और 2-3 साल से मैं बिल्कुल क्रेजी हो गई हूँ और मैं सोच रही हूँ मैं 45 साल रही कैसे इनके बिना। तो जब तक आप बताते हैं मैं कुछ, अशोक गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका। ये इन्होंने एक प्रश्न भी पूछा, आप तब तक इसका जवाब दें कि एल्डरली पीपल को, स्पेशली वर्किंग डॉक्टर्स को क्या प्रिकॉशन करना चाहिए। ये बहुत अच्छा सवाल है सर, आप घर भी नहीं बैठ सकते, डॉक्टर हैं, तो उनको क्या प्रिकॉशन? बेगूसराय से जुड़े हैं क्या? अशोक गुप्ता जी कहाँ से जुड़े हैं, पूछिएगा। जी सर, अशोक गुप्ता जी आप सुन पा रहे होंगे तो बताइएगा कि देखिए ये तो हमारे पास विनोद कुमार जैन जी का जवाब आया है 300 और शमी शर्मा जी का जवाब आया है 700 और जो अंजना वर्मा और अमिताभ जी ने तो 50,000 और 75 लाख का, हमने पूरे भारत किया है, ऑर्गेनाइजेशन के नहीं पूछे, एक व्यक्ति के पूछे हैं। तो जो प्रैक्टिकल आंसर्स हमारे पास आए हैं वो 2 हैं और मैं आपको बताना चाहूंगी इन दोनों से अधिक पेड़ जो हैं वो हमारे डॉक्टर सखा श्याम जी ने लगाए हैं, जो सही मायने में मैं तो देख पा रही हूँ कि वो सखा हैं, सभी के सखा हैं। तो 750 पेड़ इन्होंने 700 से अधिक पेड़ इन्होंने लगाए हैं। वैसे है मैं लगाए तो मैंने 4000 थे, उसमें से बचे इतने जी। मैंने स्कूल के बच्चों को स्कॉलरशिप दिया कि भाई जो इनको पानी देगा, देखभाल रखेगा, उसको मैं स्कॉलरशिप दूंगा, तो उससे ये 750 बचे। वरना लगवाने के बाद देखभाल करने वाले मेरे पास नहीं थे, तो मैंने गांव में स्कूल के बच्चों को कहा, भाई किसी को कहा तेरी किताबें दूंगा सारे जिसको इतने दिन रखेगा, इस तरीके से। तो ये 750 उन बच्चों की मेहरबानी से बचे। वाह, क्या सुंदर बात है। और हमें नई जनरेशन को भी इस तरफ
देखिए, आप एक पेड़ खुद लगाएं तो आपने सिर्फ एक पेड़ लगाया, लेकिन अगर आपने एक पेड़ अपने बच्चे से, नई जनरेशन के किसी भी बच्चे से लगवा दिया, तो आप ये समझ लीजिए आपने 10 पेड़ रोप दिए कहीं ना कहीं, क्योंकि वो जब बड़ा हो जाएगा तो वो उसे कंटिन्यू रखेगा। तो एएस जी, मुझे लगता है अशोक गुप्ता जी हैं, ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन कंसल्टेशन आई एम डूइंग एंड ही इज अ फिजिशियन, जो बात कर रहे थे डॉक्टर्स की प्रिकॉशन। जी, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। तो क्या बात है, बहुत सी बातें हो गई इस मिस्टर विलेन कोरोना के बारे में, और मुझे बहुत बहुत उम्मीद है कि हम बहुत टेक्निकली जो जानकारी है वो तो हमें कहीं से भी मिल जाती है, लेकिन इस तरह की सहज मुश्किल जानकारी भी इतनी सहज भाषा में आज सर ने हमें दी और बहुत इनकरेज किया, बकअप किया पॉजिटिव, मेंटली पॉजिटिव रहने के लिए। और प्लीज यस, थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए, ढील नहीं देनी है। हालांकि हम ये बहुत ज्यादा भी सुन चुके हैं, ढिलाई नहीं, लेकिन वाकई में ढिलाई नहीं। तो अब अगर हम, आप सबकी इजाजत हो तो चलें आगे। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछते रहिएगा, मैं बीच में भी लेती रहूंगी। तो क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा था, हम पहले कोरोना का क्यों ले रहे हैं कि एक गजल छूट जाए वो हम सर से फोन पे भी सुन लेंगे, सर की वॉल पे जाके भी सुन लेंगे, लेकिन कोरोना से कोई बात छूटनी नहीं चाहिए। इसीलिए मैंने पहले, ये शायद किसी के काम आ जाए, शायद किसी को इससे एक नई दिशा मिल जाए, इसीलिए मैंने कोरोना से संबंधित बातचीत जो है वो पहले रखी। मोहन बेगोवाल जी कह रहे हैं कि वो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, बट योर इंफॉर्मेशन इज वेरी मच प्रैक्टिकल एंड रिलेटेड टू प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, सो यू सीम टू बी वेरी प्रोएक्टिव। यस, ऑफ कोर्स हम उनके परिचय में जान ही चुके हैं, बहुत ही प्रोएक्टिव हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि फोन जिसने दे दिया वो फिर उसने अपने, मुझे लगता है कि पूरा दिन दे दिया, पूरी जिंदगी दे दी, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई किसी भी तरह से सेवा कर सकता है। तो सर हम आगे बढ़ते हैं। बात अभी कोरोना पर और करना चाहूंगा, पोस्ट कोविड सिंड्रोम के बारे में। जी जी बिल्कुल। कोरोना होने के बाद, जैसे आपने कहा कि गजल तो फिर भी सुनी जाती है, तो बेसिकली क्या है कि कोरोना होने के बाद भी अभी तक हमारे पास जो रिकॉर्ड है, 6 महीने तक भी लोगों को तकलीफ हुई है, और हर अंग की तकलीफ। हमें ये नहीं पता कि किस अंग को छोड़ा भी है या नहीं छोड़ा है कोरोना ने। तो ये ध्यान रखिए। एक जो सबसे बड़ी आती है कि भाई चेस्ट में पेन है, वो जो चेस्ट में पेन होती है हाथ लगाने से भी होती है, तो वो उसका मतलब वो आपके निमोनिया या लंग्स से नहीं है, वो जहां आपकी रिब स्टर्नम से जुड़ती हैं, जहां एक कार्टिलेज होता है कोस्टोकॉन्ड्राइटिस, उससे होता है। तो उसमें नॉर्मल जो पेन किलर्स हैं उससे आराम हो जाता है, लेकिन इसमें भी 15 दिन से लेकर 2 महीने लग सकते हैं। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, पहले दिन से बल्कि अभी से बिना कोरोना हुए भी आप 4 लीटर फ्लूइड रोज लें, जिसमें दूध, पानी, चाय, या जो आप फल खा रहे हैं तरबूज खरबूज, उसका पानी भी आ जाता है। क्योंकि जब सेल में डिहाइड्रेशन हो जाती है तो कोरोना ज्यादा डेंजरस हो जाता है, एक बात। दूसरी बात यह है कि अपने को थकने ना दें, बाद में भी और पहले भी। तीसरी बात, जितने कोई इम्यूनोबूस्टर नहीं होता दुनिया में, जिसको कहते हैं ना ये इम्यूनोबूस्टर चीज है, ये वो है, कुछ नहीं होती। पूरे शोध हो चुके हैं इस पर। इम्यूनिटी के लिए आप सैलेड खाएं और फ्रूट खाएं, कम से कम 600 ग्राम फ्रूट, वो भी मल्टी कलर। हर कलर के फ्रूट में अलग विटामिन, अलग मिनरल और अलग एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इसी तरह सैलेड में भी। यानी ये 3 चीजें, रेस्ट, सैलेड एंड फ्रूट, और जैसे मैंने बताया कि बचा, ये जरूर करें, और फ्लूइड जरूर लें। कोरोना नहीं हुआ है तब भी इन तीनों चीजों को रखेंगे तो आपका बहुत बचाव हो जाएगा, उसके मास्क और डिस्टेंस के अलावा। इसी तरह उसके बाद भी जिनका सीआरपी ज्यादा है, वो जब तक ठीक नहीं हो जाता हर 15 दिन में करवाते नहीं, क्योंकि आपके सीटी स्कैन और उन सबसे ज्यादा जरूरी सीआरपी वैल्यू है। डी डाइमर ज्यादा था तो वो भी कराएं जब तक ठीक नहीं हो जाता, लेकिन सीआरपी जो है वो सबसे जरूरी है, उसके बिना नहीं। कमजोरी जो है, जो पूछा है इन्होंने, कमजोरी तो अभी हमें पता है कि 6 महीने तक भी रह जाती है। हाँ, एक और बात, सीढ़ियां कतई ना चढ़ें जब कोरोना हो तब भी, और 3 महीने तक भी। अगर सीढ़ियां कभी चढ़नी पड़े तो हर सीढ़ी पर खड़े होकर 3 सांस लें।
क्योंकि सबसे सर ज्यादा इनका डेंजरस सीढ़ियां चढ़ना होता है, क्योंकि जी सीढ़ियां चढ़ते हुए अगर आपका हार्ट इन्वॉल्व है, कार्डिक मायोपैथी होती है, उसमें कार्डिक फेलियर और एकदम से हाइपोक्सिया, जिसको हार्ट अटैक भी कहते हैं कि भी ऑक्सीजन की कमी से हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो सीढ़ियां 3 महीने तक नहीं चढ़नी है, मजबूरी हो तो हर सीढ़ी पर 3 सांस लें और फिर ऊपर चढ़े। सर इनका प्रश्न चलिए, ये है कि 2 दिन का बुखार होकर ठीक हो गया लेकिन वीकनेस भी है, तो कैसे देखिए, समझें कि कोरोना है या वायरल है? और इसी चीज को मैं एक और प्रश्न से जोड़ती हूँ कि अगर हमें जिस समय अभी कोरोना का बहुत ज्यादा नहीं हुआ था उस समय पर जैसे मुझे ही हुआ था पिछले सितंबर में, बुखार वगैरह हुआ, प्रोलॉन्ग रहा, तो कैसे पता चले कि हमें कोरोना होके जा चुका है? या जैसे कई लोगों में एसिम्प्टोमेटिक भी होता है, तो क्या कोई तरीका है जानने का कि हम कोरोना हाँ, से उसमें ग्रसित हो चुके हैं? एंटीबॉडी टेस्ट होता है, आईजीजी और आईजीएम कोरोना का, लेकिन उसमें भी 90% ही पता लगता है। ओके। सारे, ये नहीं है कि 100% वो है। जिस तरह और उसमें अगर आरटीपीसीआर की, पॉजिटिव आया, अगर एक बार कोरोना हो चुका तो दोबारा होने की कितनी संभावना है सर? उतनी है जितनी पहली बार। अच्छा। अब तक जो पता है हमें। जी, तो भाई कोरोना विलेन जो है इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। ये वो विलेन नहीं है कि जिसे हीरो दूर से भी बिना निशाना दागे गोली लगाएगा और उसे जाकर लग जाएगी पिक्चर के एंड में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो बिल्कुल आप अपनी सावधानी रखें। और चलिए फिर अब हम चलते हैं। बीच में भी अगर आपका कोई कोरोना का प्रश्न आएगा तो मैं ले खींच कर वापस ले आऊंगी अपने गजलकार को डॉक्टर की तरफ, क्योंकि मुझे उन्हें भी इसमें मुझे लगता है ज्यादा खुशी होगी। तो खैर सर हम बढ़ते हैं। आपने बताया आपने 7वीं कक्षा में लिखना शुरू किया, जी, कैसे, क्या दिमाग में आया आपको, कैसे पता चला हाँ ये मेरी रचना है, अच्छी रचना है, और साथ ही वो आपने किसे सुनाई? देखिए 6th क्लास में हमारे पंजाबी के टीचर थे दयाल चंद जी मिगलानी। वो हमें पंजाबी की कविताएं जब पढ़ के सुनाते थे क्लास में, सह स्वर सुनाते थे। बाद में वो वाह। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बने, और आपके यहाँ एक डीसी आए थे मिगलानी, उसके वो चाचा थे। गुड़गांव में रह के गए मिगलानी, बड़े फेमस डिप्टी कलेक्टर थे। तो वो सुनाते थे, भाई मोहन सिंह की एक कविता थी कि किधर गए दिहाड़े जब छत्तो दे पिछवाड़े, सा बेर छतो दे खांदे ते हस हस गाला खांदे। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਬੇਬੇ ਛੱਤੋ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਬੇਬੇ ਬੂਆ ਸੱਤੋ। ਉਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਗਾਲੜ ਵਾਂਗ ਚੜ ਜਾਣਾ, ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਾਣਾ ਤੇ ਛੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕੇ ਲਾਣਾ। ਬੱਚੂ ਹਰਨਾਮੀਆਂ ਖਾ ਲੇ ਉਹ ਸੰਤੂ ਡੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੇ, ਖਾਕੂ ਕੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿਣਾ ਫਿਰ ਬਣ ਬਣਤਾਵੇ ਰਹਿਣਾ। ਕੁਛ ਵੰਡ ਕਰਾਈ ਲੈਣੀ ਕੁਛ ਕੰਡੇ ਚਬਾਈ ਲੈਣੀ, ਉੱਤੇ ਛੱਤੋ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਜੁੱਠੀ ਮੁੱਠੀ ਕੁੱਟਣਾ ਅਸੀਂ ਜੁੱਠੀ ਮੁੱਠੀ ਰੋਣਾ। ਉਸ ਦੌੜਨਾ ਸਾਡੀ ਛੜਨੀ ਅਸੀਂ ਕੁੱਦ ਕੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਖਲਾਉਣਾ। ਅਜੇ ਓਏ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਖੇ ਅਸੀਂ ਹੋਈਏ ਲੋਹੇ ਲਾਖੇ, गल गल ते भजिए थाने ਅਸੀਂ भूल गए ओ जाने। तो इस कविता ने मुझे इंस्पायर किया, ये आज तक मुझे याद भी है और तभी किया। याद है पूरी, वही देख रही हूँ, हाँ पूरी याद है आप? हाँ जी, तो ये उस कविता ने मुझे किया, और मैंने वो सुनाया भी पहले उन्हीं आदरणीय मिगलानी जी को। और वो मुझे उस कविता के बाद ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ले गए, तब रोहतक में तो था नहीं, और वहां उन्होंने वो जो बच्चों का कार्यक्रम है उसमें मेरा कविता पाठ कराया। लेकिन वो बदकिस्मती से वो मैंने गुम कर दी, वो कविता कहाँ गई, आई डोंट रिमेम्बर इट। और जो भी थी वो मुझे लेके गए थे और उन्होंने मेरा ये पाठ करवाया था। वाह। तो जब आपका डॉक्टरी में भी बहुत जो चेंज आया वो आपके माता पिता जी की जो उनके कथन थे, और बहुत ही मुझे टचिंग वो आपका सेंटेंस याद है माता जी का कि भाई तेरे घर का नहीं खाना, तुम दुखों की खाते। तो साहित्य की तरफ का रुझान, इस चीज को उन्होंने कैसे लिया? डांट पड़ी कि? साहित्य में तो मेरा सारा परिवार ही था। मेरे घर में संडे को हर व्यक्ति के हाथ में किताब होती थी, और मैंने जो है 6th क्लास से जासूसी दुनिया पढ़ना शुरू किया, फिर चंद्रकांता संतति पढ़ी, और एक दफा तो क्या हुआ कि 9th क्लास में मैं कॉपी में छुपा के और वो जासूसी दुनिया पढ़ रहा था। तो मेरे टीचर थे अंग्रेजी के, उन्होंने पकड़ लिया। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी, एक तो नंबर अच्छे आते थे, एक वो मेरे पिताजी के स्टूडेंट थे,
तो वो मुझे ले गए घर, कहते शाम को मेरे साथ चलना। वहां गए तो उस दिन परमात्मा बड़ा मेहरबान था, मेरे फादर भी किताब पढ़ रहे थे, तो मास्टर रघुवीर जी ने जाके उनके पैर छुए, उसने कहा हाँ बेटे रघुवीर कैसे आया, तो उन्होंने मेरी तरफ घूर के देखा और कहते बस गुरुजी मिलने आया था तो मैं बच गया। तो अगले दिन उन्होंने मुझे धमकाया कि देख मेरी क्लास में मत पढ़ना। तो इस तरीके से फिर वहां जो मैं किराए पर लेकर पढ़ता था जासूसी दुनिया, तो मेरी स्पीड बहुत अच्छी थी। मैं वो जो किराए वाला था भाटिया वीर पुस्तक भंडार, बाई पोस्ट आती थी, तो मैं स्कूल से सीधा जाता और वो किताबों की ढेर के पीछे उसने छुपाई होती, और मैं वहां भी पढ़ के और वहीं रखा था। 5 पैसे लेता था वो उन दिनों, जो सिक्के आए थे नए। और बाहर लोग आके कहते भाई भाटिया जी जासूसी दुनिया, कहते जी शाम वाली डाक से आएगी, क्योंकि उसको 2 दिन का किराया मिल जाता। मैं अभी गया उसके पास, वो अब बहुत बुजुर्ग हो गया था, आज से 20 साल पहले। मैंने उसको कहा भाटिया जी नमस्ते, याद है? कहना हाँ तू जासूसी दुनिया पढ़ता सी। ही रिमेम्बर्ड मी लाइक दैट। तो मैंने बहुत पढ़ी किताबें, और ईश्वर की कृपा से बहुत ज्यादा पढ़ी। 10-12 हजार तो मेरी अपनी थी, जब मैं बंद करके आया तो डोनेट करके आया। हैड बीन ए वेरी वोरेशियस। और मेरे सर घर आपको में पता है सभी मुझे ज्यादा हंसी क्यों आ रही है? क्योंकि हाँ आपकी जी, दोनों बातों से मैं रिलेट कर पा रही हूँ। इसी तरह से पुस्तक के बीच में छुपा के बेंच के नीचे रखकर हम पढ़ते थे, जो बोरिंग पीरियड होते थे, कोई एसएसटी टाइप्स ऐसे। और इसी तरह से किराए की मैं 1-2 मिनट आपके चुराना चाहूंगी कि बिल्कुल इसी तरह से किराए पे बात हुई। मैं और मेरी सहेली हम दोनों सुबह ले लेते थे एक एक पुस्तक 25 पैसे किराए में। हरिओम की दुकान हुआ करती थी, और उसे स्कूल में निपटा देते थे, फ्री पीरियड में या रिसेस में, या इसी तरह किताब के बीच में छुपा के। इवनिंग में एक्सचेंज कर लेते थे, और अगली सुबह जब उसके पास जाते थे तो बोलता था तू ये ले ले, तू ये ले ले। हम बोलते थे हम तो पढ़ चुके। तो फिर वो कहते थे ये तो गलत बात है कि तुम एक 25 पैसे में तुम तो 2-2 किताबें पढ़ लेते, तुम दोनों के लिए किराया 50 पैसे हुआ करेगा। अरे तो मेरे साथ हुआ 2 महीने की छुट्टी में, भाटिया जी से मेरा ठेका हो गया 2 रुपए में, 1 महीने का। जी। तो उसने सोचा था बच्चा कितना पढ़ेगा। मैं उसकी दुकान खुलती थी 7 बजे, तब ये टाइमिंग था नहीं, मैं पहुंच जाता तो 2 तो वहीं बैठ के पढ़ के आता, 2 ले आता रात को निक्कर में कमीज के नीचे फंसा के, जब माँ सो जाती तो पढ़ता, शाम को फिर पहुंच जाता। दूसरे दिन उसने मेरे 2 रुपए वापस कर दिए कि ऐदा नहीं चलना भाई। वैसे ही रहेगा। तो ये जो लत हो जाती है ना किसी को, तो ऐसे ही होती है। दिस इज लाइक दैट। बिल्कुल सर, एग्जैक्टली यही ऐसा ही हुआ। गर्मी की छुट्टियों में मेरे पिताजी दूसरे शहर में रहते थे, तो गर्मी की छुट्टियों में वहां गए, कोई दोस्त नहीं कुछ नहीं, वो ले गए मुझे एक दुकान में। बोले किराया कितना है? तो बोले 25 पैसे मास्टर जी। तो बोले कि क्या रोज रोज? मेरे पापा को बहुत आदत थी लमसम चीजें खरीदने की। तो बोले ये आई हुई है लड़की महीने के लिए, तू सीधा बोल कितने लेना। कह रहा आप क्या 5 रुपए दे देना, ऐसे कुछ करके। वो जो आपकी तरह मैंने रेल लगा दी, सुबह गए शाम को दोपहर। और उसने बोला कि मास्टर जी मैंने तो बड़ी गलती कर दी, इसने तो मेरी सारी दुकान खाली कर दी। ऐसे ही तो होती खैर मुझे ये खुशी हो रही है कि ये बातें मेरी आपके साथ रिलेट हो रही हैं, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है इस बात पे कि कुछ कुछ मैं आपके कहीं ना कहीं नक्शे कदम पर चल रही हूँ, और अगर ऐसे ही चलती रही है। तो बहुत मुझे आपका आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और मैं कुछ नाम लेना चाहती हूँ कि जो पुस्तकें सर, क्या ये औरत को समझने के लिए कोई फायदा नहीं, झोपड़ियों में बचे हैं घर, अकथ कहानी संग्रह का नाम है। क्या फर्क पड़ता है, कहां से कहां तक, एनकाउंटर अ लव स्टोरी व अन्य प्रेम कहानियां। ये बहुत ही कुछ प्यारे प्यारे मैंने नाम लिए। और ज्यादातर स्टोरीज में सर आपके बहुत ही जीवंत जो है वो लाइफ से रिलेटेड प्लॉट्स होते हैं। तो किस तरह से आप सोचते हैं उनके बारे में, कैसे देखिए वो मेरी आप? कहानियां जो हैं वो जीते जाते लोगों की कहानियां हैं। मैंने अपनी उसमें भी लिखा है भूमिका में कि भाई जी। मैं ना तो भगवान हूँ जो कुछ चीज पैदा कर सकूं, और ना ही मदारी हूँ जो शून्य से पैदा होने का भ्रम पैदा कर सकूं। तो ज्यादातर क्या कहानियां सुंदर। मेरे मरीजों की है, और वो मेरी झोली में अपने दुख सुख डाल गए। उनकी कुछ की कविताएं बन गई, कुछ की कहानी, कुछ मेरी पर्सनल भी है। और इसके पर भी एक किस्सा है कि ऑस्ट्रेलिया में एक मेरी मरीज शिफ्ट हो गए थे, तो वो आए, उनके हाथ मेरी एक किताब लग गई। तो मेरी मिसेज भी बैठी थी, वो आई हुई थी, मेरे से भी बड़ी उम्र की थी। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे है, ये जो आपकी कहानियां में ये बता सकती हैं किस किस की कहानियां।
उसने 5-7-8 महिलाओं के नाम ले दिए। तो मैंने अच्छा। अपनी बीवी को कहा कि दूसरी किताब मत देना, उसमें इसकी भी कहानी है। ये तो बहुत ही रोचक किस्सा हुआ। और कहीं वो आप सुन रही होंगी तो मैंने उनको भी भेजा था, तो मुश्किल हो जाएगी। तो ये ऐसे और चलता है। तो क्या आसपास बात भी है। ऐसे है कि मैंने मेडिकल कॉलेज में 2 कहानियां लिखी थी और अंग्रेजी में लिखी थी, जो इंडियन एक्सप्रेस में छपी थी 1968 में। उसके बाद मैं नहीं लिख पाया, बिजी हो गया। तो तेलुगु के राइटर हैं बुच्ची बाबू, अब तो नहीं रहे वो। उनका एक लेख पढ़ा मैंने, जो अपनी साहित्य अकादमी समकालीन साहित्य निकालती है, उसमें उसका मैं रीडर था, कि भाई हर आदमी की जिंदगी में 5-7 कहानियों का मसाला जरूर होता है। जरूरत यह है कि वो कलम उठाए और लिखना शुरू कर दे। तो मैंने बहुत जब ये पढ़ा तो मैंने सोचा भाई तेरे पास तो बहुत कहानियां हैं। तो मैंने फिर ये कविता और गजल लिखना छोड़ के मैंने कहा जब तक मैं 30 कहानी नहीं लिख लूंगा तब तक मैं नहीं लिखूंगा। कविताएं तो लिख लेता था, थोड़ा टाइम लगता था। तो 3 महीने में मैंने 30 कहानियां लिखी, 29। और वो पहली पुस्तक मेरी अकथ है, उसमें छपी। उसी में ये गंध है जिस पर पिक्चर बनी। जिस पर पिक्चर ये बनी। हाँ जी। क्या तो फिर मैं क्या समझूं कि आपकी प्रिय विधा फिर बाद में कहानी बन गई, या है कहानी तो कौन सी आपकी प्रिय विधा जिसमें आप बहुत सहज कहानी और बहुत खुशी होती है जिसको। कहानी है, विधा तो मेरी कहानी ही है। मूलतः मैं अपने आप को कहानीकार ही मानता हूँ और उसी में मुझे ज्यादा मजा आता है। लेकिन कहानी लिखने में कई बार तो क्या होता है कि जब तक कोई पात्र या घटना मेरे सिर में हथौड़े नहीं बजाना शुरू कर दे इस गंजी टाट में, तब तक मैं नहीं लिख पाता उसको। जब तक वो ये ना कहे कि निकाल बाहर मेरे को, तब जाके मैं नहीं लिख पाता। सर मैं तो ये समझ नहीं पा रही हूँ कि डॉक्टर श्याम ज्यादा सहज है कि श्याम सखा ज्यादा सहज है। आप कितनी सहजता से इतनी बड़ी बात को इतनी आसानी से कह देते हैं। बहुत ही बहुत कुछ वाकई में आज सीखने को है। मुझे लगता है कि मैंने आज तक शायद बहुत कम अपने इंटरव्यूज जो है वो दोबारा सुने होंगे, लेकिन ये इंटरव्यू मैं जरूर दोबारा सुनने वाले हूँ एक श्रोता के रूप में, क्योंकि बहुत कुछ है आत्मसात करने को। और मैं एक बीच में देख रही थी कि आपका लोक कथाओं की तरफ भी रुझान हुआ। और मैं बताना चाहूंगी सुनने वालों को कि सर का एक यूट्यूब चैनल भी है जिसमें सर ने बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक और बहुत सहज तरीके से, ये तो मैंने कहा ही है, सर ने लोक कथाएं जो हैं वो उसमें उनका वाचन किया है, उनको प्रस्तुत किया है। तो सर उसके बारे में भी कुछ बताएं। लोक कथाएं मैं राजस्थान पढ़ा हूँ। तो वहाँ मेरी बहन थी, अब तो नहीं रही, वो हमारी सबसे बड़ी बहन थी, जीजा जी थे। तो वो स्टेशन मास्टर थे, बहुत छोटा सा स्टेशन था वो। तो वहाँ ये लोक गायक आते थे जो कथाएं सुनाते। तो उनकी ट्रेन जाती थी 2 बजे। तो जीजा जी वहाँ महफिल लगा देते थे। महफिल में कुछ तो आसपास के गांव के लोग आ जाते थे। हमें इजाजत नहीं होती थी, मैं और मेरा भांजा जो मेरे से 2 महीने बड़ा था, हम छत के ऊपर मुंडी निकाल के सुनते थे उसको। तो वहां इतनी सुनी कि मुझे सैकड़ों कथाएं याद हैं। अभी भी डायमंड बुक से इन वालों ने मेरे से मांगी है, उनको भी मैंने भेजी है पांडुलिपि। एक एनबीटी से छपी है मेरी। तो लोक कथाएं तो मैं और भी बहुत लिखना हूँ। यहाँ तक कि मैंने चुटकुलों पर भी कहानियां लिखी हैं, 60 लिख चुका हूँ कि चुटकुलों में ज्ञान होता है। बिल्कुल। एक आदमी सुनाऊंगा आपको। चलिए आते हैं, अब जी। मैं आपको पहले तो श्रोताओं और आपको मुखातिब होकर अपना एक शेर सुनाता हूँ, 2-3 उसके हैं कि चांद सितारे एक तरफ, चांद सितारे एक तरफ, आप हमारे एक तरफ। अरे वाह, क्या कहने सर। चांद सितारे एक तरफ, आप हमारे एक तरफ, और अनुभव की है बात अलग, ज्ञान पिटारे एक तरफ। क्या बात। अनुभव की है बात अलग, ज्ञान पिटारे एक तरफ, तू एक बस मेरा हो जा, तू बस मेरा हो जा, बाकी सारे एक तरफ। क्या बात है। चलिए अब आपको क्या। मैं कुछ दोहे सुना देता हूँ। जी सर। मैंने लगभग 300 दोहे लिखे हैं जिनमें मन शब्द आता है। हर जी। हर दोहे में मन शब्द है। जिसका मन व्याकुल हुआ सुनकर मेरी पीर, क्या सर। जिसका मन व्याकुल हुआ सुनकर मेरी पीर, वो है मेरा रांझना, मैं हूं उसकी हीर।
अरे वाह, बहुत सुंदर सर। मन फकीर है दोस्तों, मन ही साहूकार। वाह, मन फकीर है दोस्तों, मन ही साहूकार। मुझ में रह तेरा हुआ मन ऐसा फनकार। क्या बात, क्या बात। और वो कहते हैं कि तेरे मन पहुंची नहीं मेरे मन की बात। तेरे मन पहुंची नहीं मेरे मन की बात। नाहक हमने थे लिए साजन फेरे साथ। बहुत सच्ची बात सर। अब आप सुनिए, कुछ फुटकर शेर सुना देता हूं आपको, क्योंकि टाइम बहुत हो गया। कभी पत्थर कभी कांटे कभी ये रात रानी है। अरे वाह, कभी पत्थर कभी कांटे कभी ये रात रानी है। यही तो जिंदगानी है, यही तो जिंदगानी है। वाह सर, क्या बात, यही तो कभी जिंदगानी है। पत्थर कभी कांटे कभी ये रात रानी है। यही तो जिंदगानी है, यही तो जिंदगानी है। और तुझे लूटा है अपनों ने, मुझे भी खा गए अपने। तुझे लूटा है अपनों ने, मुझे भी खा गए अपने। यही तेरी कहानी है, यही मेरी कहानी। यही मेरी कहानी है, क्या कहने की। मुकर्रर कर दीजिए धन्यवाद। सर, मुकर्रर। मुझे लुटा है अपनों ने। कभी पत्थर कभी कांटे कभी ये रात रानी है। यही तो जिंदगानी है, यही तो जिंदगानी है। और मुझे लूटा है अपनों ने, तुझे भी खा गए अपने। तुझे भी खा मुझे गए लूटा है अपने। वाह, अपनों ने, तुझे भी खा गए अपने। यही तेरी कहानी है, यही मेरी कहानी। यही मेरी कहानी है। खूब, यही सबकी कहानी है। हाँ जी। और सच कहूं दोस्तों, बेवफा मैं नहीं। क्या बात। सच कहूं दोस्तों, बेवफा मैं नहीं। सच कहूं, सच कभी बोलता मैं नहीं। क्या बात है। सच कहूं दोस्तों, सच कहूँ दोस्तों, बेवफा मैं नहीं। बेवफा मैं नहीं। और सच कहूं, सच कभी बोलता मैं नहीं। बोलता मैं नहीं, क्या बात है। और जिंदगी बेमजा हो गई दोस्तों, जिंदगी बेमजा हो गई दोस्तों। वो मनाते नहीं, रूठता मैं नहीं। वाह, क्या बात है, क्या बात है। जिंदगी बेमजा हो गई दोस्तों, वो मनाते नहीं, रूठता मैं नहीं। और फिर मेरा मोटो जो है लिखने का, वो है कि गीत गजल या गाली लिख। गीत गजल या गजल या। गाली लिख, बात मगर मतवाली लिख। वाह, वर्मा जी बात ने मगर पूछा, मत। मूवी का नाम है हुजूर पजेसिव ऑब्सेशन, लेकिन वो हिंदुस्तान में अवेलेबल नहीं है, बाकी सारी दुनिया में अवेलेबल है। प्राइम पर, अमेजन प्राइम पर, क्योंकि यहाँ इन्होंने कुछ कानून ऐसे लगा दिए, यहाँ नहीं आ सकती। तो गीत गजल या गाली लिख, बात मगर मतवाली लिख। गहमा गहमी बहुत हुई, कुछ तो खाम ख्याली लिख। अरे वाह। गीत गजल या गाली लिख, बात मगर मतवाली लिख। रोज हथेली पर उसके, गीत गजल या गाली लिख, बात मगर मतवाली लिख। रोज हथेली पर उसके, गजलें मेहंदी वाली लिख। अरे वाह। हथेली पर उसके, रोज हथेली रोज पर उसके, हथेली पर उसके, गले में मेहंदी वाली। क्या बात। और किस्मत मेरी भी लिख दे मौला। किस्मत मेरी भी लिख दे मौला, असली लिख या जाली लिख। गीत अरे गजल वाह, या गाली लिख। क्या जादू, क्या बात है सर, क्या बात। अब तक जितने घर देखे, सब में बैठे डर देखे। क्या अब बात। तक जितने घर देखे, सब में बैठे डर देखे। घूस मिली हर कुर्सी पर, जितने भी दफ्तर देखे। वाह, जितने भी और दफ्तर थे। वक्त का नजला उतरा तो महलों पर छप्पर देखे। वक्त का नजला उतरा क्या तो महलों सच्चा शेर सर, क्या सच्चा शेर। कहते दर्द तो जीने नहीं देता मुझे। दर्द तो जीने नहीं देता मुझे, और मैं मरने नहीं देता उसे। वाह, क्या बात। और मैं
दर्द तो जीने नहीं देता मुझे, मैं मरने नहीं देता उसे, मैं बिगड़ जाऊं गवारा कब उसे, मैं बिगड़ जाऊं गवारा कब उसे, वो सुधरने भी नहीं देता मुझे। क्या बात है, बहुत सुंदर। मैं बिगड़ जाऊं गवारा कब उसे, वो सुधरने भी नहीं देता मुझे। वाह, क्या बात है। वो तो जब भी खत लिखता है, वो तो जब भी खत लिखता है उल्फत ही उल्फत लिखता है। अरे वाह। वो तो जब भी खत लिखता है उल्फत उल्फत ही ही उल्फत। उल्फत लिखता है। मौसम फूलों के दामन पर खुशबू वाले खत लिखता है। हाँ हाँ, बहुत सुंदर अक्कासी। मौसम फूलों के दामन पर फूलों के दामन पर खुशबू वाले खत खुशबू लिखता वाले है। खत है लिखता है। कैसा वाह। दस्तूर शहर का, है कैसा दस्तूर शहर का, हर कोई नफरत लिखता है। हाँ हाँ, बहुत सुंदर। और बादल का खत पढ़कर देखो, बादल का खत पढ़कर देखो, छप्पर की हालत लिखता है। हाँ हाँ। और मन हरदम अपनी तख्ती पर, मन हरदम अपनी तख्ती पर मिलने की हसरत लिखता है। हाँ हाँ, मिलने की हसरत लिखता है। क्या कहने, क्या शाम कहने। अपने हर अफसाने में, शाम अपने हर अफसाने में बस उसकी बाबत लिखता है। वो तो जब भी अरे खत वाह। लिखता शाम अपने हर अफसाने में बस है। उसकी बाबत लिखता है। क्या बात है, क्या बात जब है। भी मैं मुस्काने बैठा, जब भी मैं मुस्काने बैठा गम आकर सिरहाने बैठा। हाँ हाँ, जब भी मैं जब भी मैं मुस्काने बैठी। मुस्काने बैठा गम आकर सिरहाने बैठा, और पापा याद बहुत तुम आए। जब भी मैं मुस्काने बैठा गम आकर सिरहाने बैठा, पापा याद बहुत तुम आए, जब सुत को धमकाने बैठा। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। पापा याद बहुत तुम आए, जब सुत को धमकाने बैठा। क्या, क्या बात। और सुनाता हूँ, एक बहुत और ही अच्छा सुनाता शेर। हूँ जो कि ब्याह तन का था हुआ पर मन कुंवारा रह गया। ब्याह तन का था। तन का था हुआ पर मन कुंवारा रह गया, वाह। रात चंदा ले उड़ी तन्हा सितारा रह गया। क्या बात है, बहुत खूब। ब्याह तन का था हुआ पर मन कुंवारा रह गया, रात चंदा ले उड़ी तन्हा सितारा रह गया। भागते हम थे रहे भाग मिल्खा की तरह, भागते हम थे रहे भाग मिल्खा की तरह, उम्र बीती काम बाकी फिर भी सारा रह गया। क्या बात है, उम्र बीती काम बाकी फिर भी सारा रह गया। अभी आप इतने काम करते हैं और आप कह रहे हैं काम सारा रह गया, तो हम जैसे क्या कहेंगे सर। जो कहना चाहे, उम्र बीती काम बाकी फिर भी सारा रह गया, और बेटियां बेटे सभी हैं जा बसे परदेश में। वाह, क्या बात है। बेटियां बेटे सभी हैं जा बसे परदेश में, खांसी खुर्रा दम कसी का बस सहारा रह गया। हाँ हाँ, क्या बात। बेटियां बेटे सभी हैं जा बसे परदेश में, खांसी खुर्रा दम कसी का बस सहारा रह गया। और वो गठीला सा बदन, वो गठीला सा बदन, वो बांकपन, वो शोखियां। क्या बात। बेटियां बेटे सभी हैं जा बसे परदेश में, खांसी खुर्रा दम कसी का बस सहारा रह गया। वो गठीला सा बदन, वो बांकपन, वो शौखियां, दांत आते सब गई मुंह बंद छुआरा रह गया। क्या बात है, क्या काफिया लिया आपने। बहुत ही खूब। राहत के 2 दिन दे रब्बा। आजकल तो यही हालत है कि राहत के 2 दिन दे रब्बा, कुछ अलग से पल छिन दे रब्बा। वाह, क्या बात। राहत के 2 दिन दे रब्बा,
कुछ अलग से पल छिन दे रब्बा, और दर्द उदासी कितनी बाकी। राहत के 2 दिन दे रब्बा, कुछ अलग से पल छिन दे रब्बा, दर्द उदासी कितनी बाकी, आज मुझे तू गिन दे रब्बा। आज मुझे तू गिन दे रब्बा। वाह, दर्द पता भी उदासी चल जाए कितनी, तो शायद थोड़ा वक्त निकालना आसान हो जाता है, पता भी नहीं होता ना। तो ये बड़ी अच्छी आपने क्लेम किया है ईश्वर को कि आज गिन दे रब्बा। बहुत खूबसूरत। नित एक यार चला जाता है, नित एक यार चला जाता है, जीवन मत उन बिन दे रब्बा, राहत के 2 दिन दे रब्बा। नित एक यार चला जाता है, जीवन मत उन बिन दे रब्बा। और बहुत दुख के खूबसूरत। गुब्बारे सब पिचके, दुख के गुब्बारे सब पिचके, घोंप जरा एक पिन दे रब्बा। दुख क्या के काफिया इस गुब्बारे समय। सब पिचके, घोंप जरा एक पिन दे रब्बा। पिन दे रब्बा, वाह। नाचूं थिरकूं बहकूं मैं भी, नाचूं थिरकूं बहकूं मैं भी, ताक धिना दिन दिन दे रब्बा। क्या बात है। ताक धिना नाचूं दिन थिरकूं दिन। बहकूं मैं भी, ताक धिना दिन दिन दे रब्बा, और झुर्रियों के इस जीवन जंगल को, झुर्रियों के इस जीवन जंगल को, सपने तो कमसिन दे रब्बा। क्या कहें। और अब सुनिए कि मेरे गम का क्या सबब है, क्या तुम्हें मालूम है। वाह। मेरे गम का मेरे क्या सबब है, क्या तुम्हें मालूम है। दर्द सहना भी अदब है, क्या क्या तुम्हें तुम्हें मालूम मालूम। है। वाह, क्या बात। मेरे गम का क्या सबब है, क्या तुम्हें मालूम है, और दर्द सहना भी अदब है, क्या तुम्हें मालूम है। और मानता हूं है बहुत काली मेरी लैला मगर, मेरे गम का क्या सबब है, क्या तुम्हें मालूम है। दर्द सहना भी अदब है, क्या तुम्हें मालूम है। और मानता हूं है बहुत काली मेरी लैला मगर, सादगी उसकी गजब है, क्या तुम्हें मालूम। क्या तुम्हें मालूम है। वाह, सादगी उसकी गजब है। गजब सर, गजब। मेरे गम का क्या सबब है, क्या तुम्हें मालूम है, और तुम जमाने से छुपा लोगे सखा अपने गुनाह, तुम जमाने से छुपा लोगे सखा अपने गुनाह, देखता रहता वो सब है, क्या तुम्हें मालूम क्या है। तुम्हें मालूम है। क्या बात है। एक छोटी सी गजल और उसके बाद एक गजल और, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, लोग भी बोर हो गए होंगे। सर आप ये जो कह रहे हैं उस पे मैं आपको ये बता दूं कि बाबू अली अब्र जी पूछ रहे हैं कि जनाब दाद कैसे दूं, आपने निशब्द कर दिया। अमृता कश्यप जी कह रहे हैं सुने या कमेंट करें, और फिर वो कह रहे हैं हम कमेंट करना भूल गए हैं। और बहुत खूब, बहुत खूब। तो सभी कह ही रहे हैं। तो जी सर, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है, ईश्वर की कृपा से। आपके गुड़गांव में भी हुआ। एक दफा क्या हुआ कि वहाँ एक थी, वहाँ मिस्टर यादव थे, वो हिस्टोरिकल सोसाइटी थी, तो वहाँ सीएम ने आना था। वो मेरा तो खैर मित्र है, छोटे भाई की तरह, भूपिंदर हुड्डा। तो मेरे से 1 साल जूनियर था, हम एक ही गांव के हैं। तो उसकी वो लेट हो गया प्लेन, तो यादव जी ने मुझसे वो किया कि सर वो तो 300-400 लोग आए बैठे हैं, भाग जाएंगे, आप करो। तो मैं सुनाने लगा वहां, तो बीच में एक व्यक्ति, मैं उनका नाम भूल गया, वहीं रहते हैं, टीवी पर भी आते हैं, उनका नाम था तो कुछ, काफी फेमस है वो। तो उन्होंने कहा सर 1 मिनट रुकिए, और उन्होंने जो लताड़ा है उसको, ऑडियंस को, कि एक बंदे ने तुम्हें स्पेल बाउंड कर दिया, आधे घंटे से तुम तालियां नहीं बजा रहे। मैंने उसको हाथ जोड़ के कहा भाई मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है, तू डर मत मुझे। तो मैंने 2 घंटे उनको सुनाया। तो ये कोई मेरे लिए ईश्वर की कृपा मानता हूं मैं, और इन सभी का धन्यवाद जो है कहते हैं। चलिए मैं 2 गजल सुनाऊंगा लास्ट में।
मुझे दे के जी। थपकी सुलाने लगी है, वाह, मुझे दे के थपकी सुलाने लगी है, हवा देखिए मुस्कुराने लगी। क्या बात है, बहुत सुंदर। धन्यवाद। मुझे दे के थपकी सुलाने लगी है, हवा देखिए मुस्कुराने लगी है। और इसमें थोड़ी सी तवज्जो है, दिमाग लगाना पड़ेगा अगले शेर में, कि मुझे दे के थपकी सुलाने लगी है, हवा देखिए मुस्कुराने लगी है, और समंदर मिला आसमां से उफन कर। समंदर मिला आसमां से उफन कर, नदी आज फिर खिलखिलाने लगी। क्या बात है, क्या बात है। मुझे दे के थपकी सुलाने लगी है, हवा देखिए मुस्कुराने लगी है, समंदर मिला आसमां से ऊपर, क्योंकि समंदर से ही तो उड़ती है वास पर, बादल बनती है, फिर वो नदी में आती है। कि समंदर जी, मिला आसमां से उफन कर, नदी आज फिर खिलखिलाने लगी है, और लिपटते जो देखा अली को कली से। क्या बात। अनिल कुमार शर्मा जी, आपके कमेंट के लिए बहुत धन्यवाद। मुझे देख के थपकी सुलाने लगी है, हवा देखिए मुस्कुराने लगी है, और लिपटते जो देखा अली को कली से। लिपटते जो देखा अली को कली से, नवेली से दुल्हन लजाने लगी है। वाह, बहुत सुंदर। उबलने लगा झील का सर्द पानी। क्या बात। उबलने लगा झील का सर्द पानी, जवानी दीवानी नहाने लगी है, हवा देखिए क्या बात। मुस्कुराने लगी। वाह, न कोई रहा है न कोई रहेगा, बिल्कुल। न कोई रहा है न कोई रहेगा, घड़ी हर घड़ी ये जताने लगी है। क्या बात। वाह। चलिए आपको मैं एक गजल और सुना देता हूं। जिंदगी में हर खुशी हो ये जरूरी तो नहीं। क्या कहना। जिंदगी जिंदगी में में हर खुशी, खुशी हर हो ये खुशी है, जरूरी तो नहीं, जरूरी गम तो जो नहीं। कल था। जिंदगी में हर खुशी हो ये जरूरी तो नहीं, गम जो कल था आज भी हो ये जरूरी तो आज नहीं। भी। क्या बात है सर, बहुत सुंदर, वेरी पॉजिटिव शेर सर। क्या बात है। जिंदगी में हर खुशी हो ये जरूरी तो नहीं, गम जो कल गम था। जो कल था आज भी। देखिए मैं ये सुनाऊंगा, पर एक गजल और आ गई मैं देखने के लिए, वो मैं सुनाना चाहता हूँ। वो मेरी बहुत प्यारी गजल है तो बहुत लंबी, थोड़े से सुनाऊंगा उसके, फिर मैं इस जी गजल सर, पर दोबारा। स्वागत है। और उस स्वागत गजल सर। के बारे में दुख से ये कहना पड़ता है कि ये मैंने आज से 35 साल पहले लिखी, और इसमें 38 शेर है। और ये जो जी। मेरी किताब थी औरत को समझने के लिए, उसको मेरे एक मित्र हैं उन्होंने पढ़ा, वो फ्री वर्स की है, यानी मैं छंद मुक्त नहीं है, मुक्त छंद में सुनाना तो मैं वो भी चाहता था लेकिन वो रह गई। तो मैं इसके दो चार से, उन्होंने कहा भी आपको इस आपने छंद में क्यों नहीं लिखा, तो मैंने इसको छंद में लिखा पूरी किताब को। और वो किताब मैंने एक रात में अरे, लिखी थी। उस दिन मेरा और मेरी बीवी का झगड़ा हो गया, वो तो सो गई खराटे ले। तो उसके बाद मैं जब जागता रहा पहले तो गुस्से में, फिर मैंने सोचा भाई तू आज इसकी कुर्सी में बैठ के देख ये क्या सोचती हो। वाह, क्या बात है। तो तब मैंने लिखा, और उस पर मुझे 100 महिलाओं के, जिनमें से ज्यादातर लेखिकाएं थी, खत मिले कि सर हम मान नहीं रहे कि किसी आदमी ने लिखी है, जो अरे औरत की वाह। पीड़ा को आपने इतना समझा। कभी फिर सुनाऊंगा। तो इसमें उसी को मैंने फिर उसमें ढाला है, और इसको एक महिला ने सारी दुनिया में मंचों पे सुना के इधर उधर से हेर फेर करके, पढ़ी लिखी महिला है, और अपनी बना लिया। जबकि मेरी तो ये पत्रिकाओं में भी छप चुकी है और किताब में भी आ चुकी है आज से 30 साल पहले। उसकी तो उम्र भी जी। इतनी नहीं हुई तो वो लिखना शुरू कर। कांच का बस एक घर है लड़कियों की जिंदगी। पुरुष होता तो मैं क्या। नाम भी बता देता, तो मैं महिला है इसलिए नाम नहीं बता रहा हूँ उसका। कांच का बस एक घर है लड़कियों की जिंदगी, और कांटों की डगर है लड़कियों की जिंदगी। क्या खूबसूरत बात है सर, बहुत खूबसूरत माए बात। के कांच का बस एक घर है लड़कियों की जिंदगी, और कांटों की डगर है लड़कियों की जिंदगी, और मायके से जब चले हैं सज के ये दुल्हन बनी। क्या बात। मायके से जब चले हैं सज के ये दुल्हन बनी, दोस्त अनजाना सफर है लड़कियों की जिंदगी। बहुत सुंदर। एक घर वाह। ससुराल है तो
एक घर ससुराल है तो दूसरा है मायका। क्या बात। एक घर ससुराल है तो दूसरा है मायका, फिर भी रहती दर बदर है लड़कियों की जिंदगी। क्या कह दिया सर, वाह। दो दो घर हैं। पढ़ ले लिख ले और कर ले नौकरी भी ये भले। क्या बात। पढ़ ले लिख ले और कर ले नौकरी भी ये भले, सेज पर सजना मगर है लड़कियों की जिंदगी। क्या कहना। इस नई तकनीक ने तो है बना दी कोख भी। इस नई तकनीक ने तो है बना दी कोख भी, आह कब्रिस्तान भर है लड़कियों की जिंदगी। क्या बात। और कारखानों अस्पतालों या घरों में भी तो ये, कारखानों अस्पतालों या घरों में भी तो ये, रोज लड़ती एक समर है लड़कियों की जिंदगी। अरे वाह, रोज लड़ती एक समर है लड़कियों की जिंदगी। क्या कहना। लूट के इज्जत है इसकी मर्द ही जब तब कहो। वाह। लूट पे इज्जत है इसकी मर्द ही जब तब कहो, क्यों भला बनती खबर है लड़कियों की जिंदगी। क्या बात है सर, क्यों भला बनती खबर है। वाह। बाप माँ के बाद अधिकार है भरतार का। भरतार तो समझते होंगे लोग पति है। बाप माँ के बाद अधिकार है भरतार का, फर्ज का संसार भर है लड़कियों की जिंदगी। वाह, क्या बात है सर, क्या बात है शब्द। क्यों है करती दुश्मनी खुद औरतों से औरतें। ये भी सच्चाई है। देखिए मेरे पास अल्ट्रासाउंड भी था, पर मैंने कभी लड़का लड़की नहीं बताया। लेकिन मैं ये बता दूं कि उनके साथ पता करने जो आती थी, जिनको मैं धमकाता था, या तो माँ होती थी या सास होती थी या बहन होती थी, कोई पुरुष साथ नहीं आता था। उससे ये शेर बना। क्यों है करती दुश्मनी खुद औरतों से औरतें, बस दुखी ये जानकर है लड़कियों की जिंदगी। क्या बात। और किस धर्म किस जात में इंसाफ इसको है मिला। किस धर्म किस जात में इंसाफ इसको है मिला, जीतती सब हार कर है लड़कियों की जिंदगी। हो अहल्या या हो मीरा या हो बेशक जानकी। हो अहल्या या हो मीरा या हो बेशक जानकी, मात्र चलना आग पर है लड़कियों की जिंदगी। क्या बात है। द्रौपदी हो पद्मनी हो भले ही डायना। क्या बात है। द्रौपदी हो पद्मनी हो भले ही डायना, रोज लगती डायना। दांव पर है लड़कियों की जिंदगी। क्या बात है, चाहे डायना भी क्यों ना हो। वाह, क्या बात है वाकई। एक रजिया एक लक्ष्मी और इंदिरा जी भला। एक रजिया एक लक्ष्मी और इंदिरा जी भला, क्या नहीं अपवाद भर है लड़कियों की जिंदगी। वाह, क्या बात है। क्या जवानी क्या बुढ़ापा या भले हो बचपना। क्या जवानी क्या बुढ़ापा या भले हो बचपना, सहती हरदम बद नजर है लड़कियों की जिंदगी। वाह, सहती हरदम बद नजर है वाकई। हो घरों में ऑफिसों में हो सियासत में भले। हो घरों में ऑफिसों में हो सियासत में भले, क्या कहीं भी मौतबर है लड़कियों की जिंदगी। क्या बात है, क्या कहीं भी मोतबर है लड़कियों की जिंदगी। वाह, क्या कहना। बहुत औरतों के सुंदर। हक में हो कानून कितने भी बने। औरतों के हक में हो कानून कितने भी बने, दर हकीकत बेअसर है लड़कियों की जिंदगी। वाह, दर हकीकत बेअसर है, वाकई सच्चाई है। तू अगर इसको कभी अपने बराबर मान ले, तू अगर इसको कभी अपने बराबर मान ले, फिर तो तेरी हम सफर है लड़कियों की जिंदगी। अरे वाह, क्या बात। घर भी तो इनके बिना बनता नहीं घर दोस्तों। सुंदर। घर भी तो इनके बिना बनता नहीं घर दोस्तों, क्यों भला फिर घाट पर है लड़कियों की जिंदगी। क्या बात, क्यों भला फिर घाट पर है। वाह,
वाह। आ धन की लालसा का आज ये अंजाम है। आह धन की लालसा का आज ये अंजाम है। इश्तिहारों पर मुखर है लड़कियों की जिंदगी। वाह, सच्चाई। सॉरी। कर नुमा इस जिस्म की क्या खुद नहीं अब आ खड़ी। क्या कर नुमाइश जिस्म की क्या खुद नहीं अब आ खड़ी। नग्नता के द्वार पर है लड़कियों की जिंदगी। वाह, और सही बात। प्यार करने की खता जो कहीं कर ले कभी। प्यार करने की खता जो कहीं कर ले ये कभी। तब लटकती डाल पर है लड़कियों की जिंदगी। क्या बात है। और जानती सब बूझती सब फिर भला क्यों बन रही। जानती सब बूझती सब फिर भला क्यों बन रही। हुस्न का किरदार भर है लड़कियों की जिंदगी। क्या कहना, निशब्द। और ठीक है आजाद होना हो मगर उद्दंड तो। ठीक है आजाद होना हो मगर उद्दंड तो। कब भला पाई संवर है लड़कियों की जिंदगी। वाह, बिल्कुल सच्ची बात है। ठीक है आजाद होना ठीक है हो मगर आजाद उद्दंड। होना हो मगर उद्दंड तो। कब भला पाई संवर है लड़कियों की जिंदगी। माँ बहन बेटी कभी पत्नी कभी है प्रेयसी। माँ बहन बेटी कभी पत्नी कभी कभी है प्रेयसी। जानती क्या क्या हुनर है लड़कियों की वाह, जिंदगी। क्या बात है। और मुंबई हो कोलकाता राजधानी देहली। मुंबई हो कोलकाता राजधानी देहली। चल रही दिल थाम कर है लड़कियों की जिंदगी। वाह, सच्चाई। और ले रही वेतन बराबर हक बराबर पर नहीं। ले रही वेतन बराबर हक बराबर पर नहीं। इतनी सी तकरार भर है लड़कियों की जिंदगी। क्या बात है। और आदमी कब मानता इंसान इसको है भला। आदमी कब मानता इंसान इसको है भला। काम की सौगात भर है लड़कियों की जिंदगी। वाह। और शोर करते हैं सभी तादाद इनकी घट रही। शोर करते हैं सभी तादाद इनकी घट रही। बन गई अनुपात भर है लड़कियों की जिंदगी। अरे वाह, बन गई अनुपात भर है लड़कियों की जिंदगी। वाह, एक डटा रह गया है और बस, वाकई में। क्यों क्यों नहीं 33वां हिस्सा भी इसको दे रहे। क्यों नहीं 33वां हिस्सा भी इसको दे रहे। आधे की हकदार गर है लड़कियों की जिंदगी। क्या बात है। क्यों नहीं क्या। 33वां हिस्सा भी इसको दे रहे। आधे की हकदार गर है लड़कियों की जिंदगी। और देवता बसते वहां हैं पूजते नारी जहां। क्या बात है। देवता बसते वहां हैं पूजते नारी जहां। क्यों धरा पर भार भर है लड़कियों की जिंदगी। वाह। और फिर कहते हैं ठान ले जो कर गुजरने की कहीं ये आज भी। ठान ले जो कर गुजरने की ये कहीं ये आज भी। फिर तो मेधा पाट कर है लड़कियों की जिंदगी। अरे वाह, क्या काफिया लिया। फिर तो मेधा पाटकर है लड़कियों की जिंदगी। क्या कहने। मैंने तुमने और सबने कह दिया सुन भी लिया। मैंने तुमने और सबने कह दिया सुन भी लिया। क्यों न फिर जाति सुधर है लड़कियों की जिंदगी। क्या बात, वाकई वाकई। माफ मुझको अब तू कर दे ऐ खुदा मालिक मेरे। माफ मुझको अब तू कर दे ऐ खुदा मालिक मेरे। हाँ यही किस्मत अगर है लड़कियों की जिंदगी। क्या बात है। हाँ, यही किस्मत अगर है लड़कियों की जिंदगी। और कल्पना वाह। को श्याम जब अवसर दिया इतिहास ने। कल्पना को श्याम जब अवसर दिया इतिहास ने।
उड़ चली आकाश पर है लड़की। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए अब वो गजल सुनाता हूँ आखिर में। सर लेकिन आप मुझे बताइए, अगर आप संचालन करने वाले कोई निशब्द कर देंगे तो मैं अपना दायित्व कैसे वहन करूं? अरे बहुत अच्छा करे, लीजिए सुनिए। उससे पहले मैं सुना दूं कि गुफ्तगू का यूं तकाजा भी है और चुप रहने का वादा भी है। अब चुप रहने का टाइम आ गया है, इसलिए आखिरी सुनाता हूँ। इसके साथ एक शेर और कि गुफ्तगू का यूं तकाजा भी है और चुप रहने का वादा भी है। एक पूरा चांद है आंगन में, एक पूरा चांद है आंगन में, और आसमां पे चांद आधा भी है। वाह, इमेजिन क्या कीजिए, बात है, क्या ये बात मैंने है, अपने एक पूरा चांद है आंगन में। वाह, आंगन में, और आसमां पे चांद आधा भी है। वाह, जिंदगी में हर खुशी हो ये जरूरी तो नहीं, आखिरी सुना रहा हूं। गम जो कल था आज भी हो ये जरूरी तो नहीं, ये जरूर। और प्यार होता है सभी को जिंदगी में एक बार। गम जो कल था आज भी हो ये जरूरी तो नहीं, और प्यार होता है सभी को जिंदगी में एक बार। प्यार का इजहार भी हो ये जरूरी तो नहीं। अरे वाह, क्या बात है, प्यार होता क्या है कहते। सभी को जिंदगी में एक बार, प्यार का इजहार भी हो ये जरूरी तो नहीं। और घर जलाने पर तुले हो दोस्तों पर सोच लो, घर जलाने पर तुले हो दोस्तों पर सोच लो, बाद इसके रोशनी हो ये जरूरी तो नहीं। वाह, वाह सर, क्या कह दिया, घर जलाने पर तुले हो। तुले हो क्या दोस्तों बात, पर सोच लो, बाद इसके बात इसकी रोशनी हो रोशनी ये हो। जरूरी तो नहीं। वाह, और मेरे घर में, बहुत नाजुक शेर है, मेरे वाह, घर में घूमता रहता है दिन भर एक चांद। हाँ, क्या बात। मेरे घर में घूमता रहता है, दिन की बात कर रहा हूं, नोट कीजिएगा। मेरे घर जी में जी। घूमता रहता है दिन भर एक चांद, चांद भी हो रात भी हो ये जरूरी तो नहीं। अरे वाह। मेरे क्या घर में बात। घूमता, धन्यवाद। मेरे घर में घूमता रहता है दिन भर एक चांद, चांद चांद भी भी हो हो रात रात भी हो ये ये जरूरी तो जरूरी नहीं। तो वाह, नहीं। और आंखों आंखों में भी तो देखी सुनी है गुफ्तगू, क्या बात। आंखों आंखों में भी तो देखी सुनी है गुफ्तगू, हम मिलें और बात भी हो ये जरूरी तो नहीं। हाँ हाँ, क्या कहने, क्या कहने। आंखों आंखों में भी तो देखी सुनी है गुफ्तगू, हम मिलें और बात भी हो ये जरूरी तो नहीं। शेर, बिल्ली, सांप, गिरगिट, शेर, बिल्ली, सांप, गिरगिट है नहीं क्या क्या भला। शेर, बिल्ली, सांप, गिरगिट है नहीं क्या क्या भला, आदमी बस आदमी हो ये जरूरी तो नहीं। अरे वाह, क्या कहने सर, आज की सच्चाई सर, आदमी बस आदमी हो ये जरूरी तो नहीं। वाह, आज और की क्या, यार मुझे लगता है सर। कहता है शेर, बिल्ली, सांप, गिरगिट है नहीं क्या क्या भला, आदमी बस आदमी हो ये जरूरी तो नहीं। और वाह, यार जिंदा है सखा गजलों में अपनी आज भी, क्या बात है। यार जिंदा है सखा गजलों में अपनी आज भी, नब्ज उसकी चल रही हो ये जरूरी तो नहीं। हाँ हाँ, क्या बात। धन्यवाद सर दोस्तों, क्या बात। आपने बहुत फोन किया मेरे को। क्या कहूँ सर, मैं तो निशब्द हूँ। मैं वही आपसे कह रही थी, आपने अगर आप संचालक को निशब्द कर देंगे तो फिर वो क्या करेगा कार्यक्रम का, लेकिन मैं वाकई में निशब्द हूँ। हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े रहे, कुछ थोड़ा सा लास्ट में आकर किरण डोगरा जी जुड़ी हैं, बहुत स्वागत है आपका। मयंक जैन, नवल जी जुड़े हैं, बहुत स्वागत है, और बाकी सब लोग लगातार जुड़े रहे। और सर जैसे आप डॉक्टर भी हैं, और किसी ने लिखा था बहुत सुंदर मेडिकल जानकारी एंड स्टिल बेटर पोएट्री, दोनों में से क्या ज्यादा सहज है डिसाइड कर पाना मुश्किल है। इसी तरह हमारे दर्शकों में भी हम एक आम पेशेंट या आम नागरिक की तरह भी जुड़े रहे कोरोना के बारे में जानने के लिए, लेकिन बहुत से राइटर भी जुड़े हुए हैं।
तो बस चलते चलते मैं चाहूंगी कि आप एक एडवाइस एज डॉक्टर और एक एडवाइस एज अ राइटर हमें देते चले, फिर हम अपने कार्यक्रम को ना चाहते हुए भी क्लोज करते हैं। समय आज वाकई क्रूर लग रहा है। छोटी सी लोक कथा के माध्यम से आपको सुना देता हूँ वो मैसेज। जी। वेदव्यास को तो हम सभी जानते हैं, जिन्होंने महाभारत लिखी थी। जी। उसके नाना जो थे, सत्यवती के पिता, तो एक दिन उन्होंने वेदव्यास से कहा भी तेरी तो सब देवताओं से जान पहचान है, तू मुझे यमराज से मिलवा दे। क्या बात। उसने कहा नाना क्या करोगे? कहता नहीं, मिलना है, हो सकता है 2-4 महीने, 1 आध साल फालतू दे दे मेरे को। अब नाना था, बूढ़ा था, नहीं माना तो वेदव्यास जी लेकर चल पड़े उसको। यमराज के पास पहुंचे, यमराज ने स्वागत किया। अब नाना आए थे तो उसके भी नाना, दोस्त के नाना। नाना ने जो अपनी बात कही तो यमराज ने कहा कि नाना देखो, बात यह है, मेरे बस की बात नहीं, ये तो देव माता जो ऑर्डर करती है मैं वो कर देता हूँ। कहते फिर देव माता के पास चलो, वो तुम्हारे से दूर थोड़ा ही है। उसके पास चले गए, देव माता से भी वही बात कही नाना ने। वो कहती नाना मेरा कुछ नहीं, मैं तो स्टेनोग्राफर हूँ ब्रह्मा जी की, वो जो करते हैं वही मुझे करना होता है। कहते फिर उसके पास चलो। कहते आप चल नहीं सकते। कहते क्यों? कि ब्रह्मा जी ने लिखवाया था कि जिस दिन नाना, यमराज, देव माता इकट्ठे होंगे उस दिन आपकी मौत आएगी। तो आज हम चारों इकट्ठे हो गए, अब तो आपकी मौत आएगी। तो दोस्तों मेरा यही कहना है कि अपनी मौत को पास न बुलाएं, अपना बचाव रखें, मास्क, दूरी, सारी चीजें जो है, हाथ भी धोएं और बच कर रहें। लोक कथाओं में बहुत ज्ञान है, तो यही मेरा कहना है कि वेदव्यास के नाना की तरह मौत से गले ना मिलें जाकर। ये बहुत भयानक है, इसके बारे में हम भी बहुत कम जानते हैं। मैं अक्सर अपने हर कोरोना पर लेख में लिखता हूँ कि हम कुछ जानते हैं, लेकिन ये भी जानते हैं कि अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। वाह, बहुत सुंदर बात की सर, वाकई में। तो धन्यवाद दोस्तों, और आपका भी अंजलि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर धन्यवाद मैं आपका करना चाहूंगी, अपनी ओर से तो है ही कि इतना मुझे आपने ये अवसर दिया कि आपसे बात कर सकूं, लेकिन जो बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े रहे, मैं उन सब की तरफ से आपका बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो आज वक्त दिया उसके लिए तो है ही सर, लेकिन जो आप वक्त दे रहे हैं अपने कोरोना पेशेंट्स को निस्वार्थ और अनवरत लगातार वक्त दे रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ, उसके लिए मैं सभी अभी की भी तरफ मेरे से। पास 8 फोन आ चुके हैं, मैं अब उनको करूंगा फोन, जो साइलेंट पर था मेरा, तो आप भी नंबर दे सकते हैं। नमस्कार जी, बहुत शुक्रिया सर। सर आप अपना नंबर दे दें, मैं एक बार ही नंबर एडिट कर दूं, फिर मैं प्रोग्राम क्लोज करती हूँ, फिर यही रहेगा। 9416359019 94163। मैं इसे कमेंट में लिख करके, अभी इस पर मैं कर नहीं पा रही हूँ एडिट, तो मैं सर का नंबर कमेंट में लिख करके एडिट कर दूंगी, तो आप बाद में देख सकते हैं उसे। तो इसी के साथ ही मैं बहुत समय ले लिया सर का, और जो सर के पेशेंट्स इंतजार में हैं वो भी इंतजार कर रहे होंगे, तो मैं एक बार पुनः सर का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, और शुभकामनाओं के साथ आप सभी